सो स्टार्ट करें टॉपिक वर्क एनर्जी पावर से। 3 टॉपिक्स हैं इसमें, वर्क, एनर्जी एंड देन लास्ट में पावर का कंसेप्ट आएगा। तो अभी वर्क 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इस पूरे लेक्चर को 3 पार्ट्स में आप डिवाइड करोगे। वर्क वाले में तो आप को ये पढ़ना है हाउ द वर्क इज कैलकुलेटेड बाय फोर्सेस, और अलग अलग टाइप की फोर्सेस का वर्क कैसे निकालते हो। एनर्जी के टाइम पर आपको 2 बातें पढ़नी पड़ेंगी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, एंड जो भी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जीज हैं लाइक थर्मल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। और पावर के टाइम पर आप बेसिकली पावर बाय फोर्स की डिस्कशन करोगे, पावर बाय फोर्स का। तो 3 to 4 लेक्चर्स होगा ये, मतलब ये मान के चलें पावर बाय फोर्स या पावर बाय सम इंजन्स, जो भी मान सकते हो किसी भी तरीके से। तो पहले आप वर्क बाय फोर्सेस को डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में आप एनर्जी को डिस्कस करोगे और उसके नेक्स्ट लेक्चर में पावर को डिस्कस करेंगे एंड देन प्रॉब्लम्स करेंगे इसमें। फर्स्ट वाले से स्टार्ट कर रहे हैं, वर्क बाय द फोर्स के थ्रू। तो आप इसको देख लो, वर्क बाय फोर्स में क्या कहा जा रहा है ना। देखो, वर्क बाय इज सेड टू बी डन बाय द फोर्स व्हेन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, इसको हाईलाइट किया हुआ है, इसके एक इंपॉर्टेंस यार। वर्क इज सेड टू बी डन बाय द फोर्स व्हेन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स चेंजेस द पोजीशन दैट इज इट मेक्स सम डिस्प्लेसमेंट। अब इस पॉइंट का मतलब समझिए क्या है। यहाँ पर क्या मतलब हुआ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन वर्ड का, और किसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फिजिक्स में अगर हम बात करें तो? नाम से ही जहां क्लियर पर है, फोर्स लग रहा है। राइट। जहां पर फोर्स लग रहा है, मतलब एग्जैक्टली वो पॉइंट कहां पर है, वेयर द फोर्स इज एक्टिंग। अब इसकी नीड कहां पर आएगी आपको ये बता देते हैं आपको, इस वर्ड की नीड, बिकॉज फाउंडेशन और कंसेप्ट तो आपको इसी चैप्टर में बनाना है, लेकिन आपको नीड कहां पर आएगी। तो हम लोग बार बार एक चीज डिस्कस करते आ रहे हैं कि मैकेनिक्स आप 2 तरीके से डिस्कस करते हो। एक मैकेनिक्स वो होती है जहां पर आप ऑब्जेक्ट्स को पार्टिकल मानते हो, एक मैकेनिक्स ऑब्जेक्ट को ट्रीट करते हो एज अ पार्टिकल। और एक वो मैकेनिक्स होती है जहां पर ऑब्जेक्ट्स को आप रिजिड बॉडी मानते हो, रोटेशनल मैकेनिक्स। ऑब्जेक्ट एज बॉडी माना जाता है रिजिड बॉडी में, जहां पर आप उसको स्फीयर मानते हो, सिलेंडर मानते हो, लेमिना मानते हो, क्यूब मानते हो, कोन मानते हो। तो वो जो है वो बॉडीज हैं। और कुछ मैकेनिक्स में आप करते हो कि ऑब्जेक्ट को ट्रीट करते हो एज अ पार्टिकल, दैट मीन्स कि उसमें कोई डायमेंशन नहीं है। तो ऑब्जेक्ट एज अ पार्टिकल में तो इसकी प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन जब ऑब्जेक्ट्स को आप बॉडी मानोगे, 2 डायमेंशनल बॉडी, 3 डायमेंशनल बॉडी, 1 डायमेंशनल बॉडी, तो फिर ये इंपॉर्टेंट आ जाता है वहां पर कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन उनका क्या है, ये मैटर करेगा। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या बन रहा है उसका। एज अ पार्टिकल में नहीं, इस चैप्टर में तो आप एज अ पार्टिकल पढ़ोगे, लेकिन रोटेशनल मैकेनिक्स चैप्टर जब आएगा तो यही वाला टॉपिक फिर से आएगा, एक बार फिर से वर्क का कंसेप्ट आएगा, लेकिन तब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का होगा। तो आप इसको समझो क्या है कंसेप्ट। अगर हम एक छोटा सा पॉइंट बनाए यहाँ पर, मान लो आपसे कहा जाए कि एक छोटा सा पॉइंट है, ऑब्जेक्ट इज एज अ पॉइंट, और उस पॉइंट पर मल्टीपल फोर्सेस आप अप्लाई करो, कई सारी फोर्सेस मान लो उस बॉडी पर अप्लाई करो, एक किस अलग अलग डायरेक्शंस के थ्रू, अलग अलग डायरेक्शंस के थ्रू एक ही पॉइंट के ऊपर कई सारी फोर्सेस लगाते हैं, मान ले एक F1 फोर्स और एक F2 फोर्स, तो वो सब सेम पॉइंट पर काम कर रहे हैं। नंबर 1 कंसेप्ट। नंबर 2 कंसेप्ट में आप ये करो कि ऑब्जेक्ट को एक बॉडी मानते हैं। सबसे सिंपलेस्ट बॉडी मैं आपको समझाने के लिए जो लूंगा, सबसे सिंपलेस्ट बॉडी वो आपका घर का डोर मानेंगे। डोर, बिकॉज डेली उसके साथ आप डोर ओपन करना, डोर क्लोज करना, ये डेली एक्टिविटी है। तो आप डोर का एग्जांपल लें, बेस्ट एग्जांपल समझने के लिए। जो डोर होती है उसमें हिंजेस लगाते हो आप, दरवाजे में हिंज लगाते हैं, और उसके अलावा दरवाजे का कोई हैंडल होगा, तो उस हैंडल को पकड़ करके आप इसको पुल करते हो, या उस हैंडल को पकड़ करके दरवाजे को पुश करते हो आप कोई भी। तो मान लो आप जो फोर्स लगा रहे हो वो हैंडल पर बाहर की तरफ लगा रहे हो, मतलब आप दरवाजे के हैंडल को पकड़ करके बाहर की तरफ पुल कर रहे हो बाय सम फोर्स कैपिटल F। और इसमें हिंजेस भी लगी हुई हैं, दरवाजे में ऑब्वियसली हिंज होती है, तो हिंजेस की भी कुछ ना कुछ फोर्सेस आती हैं। अब आप यहाँ पर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को समझोगे। मान लें कि फर्स्ट वाले केस में F1 और F2 दोनों सेम पॉइंट पर लग रहे हैं, लेकिन जो डोर वाला केस है, जहां पर आप डोर का एग्जांपल लिखोगे, वहां पर कैपिटल F वाला फोर्स कहां पर लग रहा, और हिंज का फोर्स अगर कोई आएगा तो वो कहां पर लगेगा। क्या ये दोनों सेम पॉइंट्स पर माने जाएंगे, या फिर ये अलग अलग पॉइंट्स पर कंसिडर करोगे आप? अगर आप बॉडी को डोर मानते हो तब, और अगर बॉडी को आप ऑलरेडी एक पार्टिकल मान चुके हो, उसमें कोई साइज है ही नहीं, ऑब्जेक्ट को ट्रीट कंसीडर ही एक पार्टिकल कर रहे हो, तो जितनी भी फोर्सेस बॉडी पर हैं उन सब का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एक कॉमन पॉइंट हो गया। F1 भी सेम पॉइंट पर लग रहा है, F2 भी सेम पॉइंट पर लग रहा है,
बट ये चीज तब नहीं आती है जब ऑब्जेक्ट को आप एज अ बॉडी मानते हो, क्योंकि तब क्या होता है, आपका पुलिंग फोर्स दरवाजे के हैंडल के ऊपर है, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज हैंडल, दरवाजे का जो हैंडल पॉइंट है उसका, उस पर आप फोर्स लगा रहे हो। लेकिन हिंजेस का जो फोर्स आएगा, हिंज का फोर्स, वो वहां पर लगेगा जहां पर ये हिंज अटैच की गई है, मतलब जो डोर का फ्रेम होता है चारों तरफ, जहां से आप हिंज को अटैच करते हो। तो इनके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कॉमन नहीं है। कैपिटल एफ का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन दरवाजे का हैंडल है, और हिंज रिएक्शन का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो दरवाजे की हिंज है, और ऑब्वियसली ये दो अलग अलग पॉइंट्स हैं। हिंज डोर के साइड में लगा हुआ है, हैंडल डोर के दूसरे साइड पर लगा हुआ है, तो दो फोर्स दो अलग अलग पॉइंट्स पर अप्लाई किए जा रहे हैं, दैट मीन डिफरेंट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशंस। तो ये इसलिए मैंने बता दिया है क्योंकि हम रोटेशनल मैकेनिक्स जब पढ़ेंगे तो ऐसा ना हो कि आप यहाँ पर कुछ गलत कंसेप्ट माइंड में बना लो और रोटेशनल मैकेनिक्स के टाइम पर फिर आपको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए। इस चैप्टर में आप सारी फोर्सेस का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कॉमन इसलिए मान सकते हो क्योंकि इस चैप्टर में आप बॉडीज को एज अ पार्टिकल कंसिडर करोगे। रोटेशनल मैकेनिक्स में बॉडीज को एज अ पार्टिकल कंसिडर नहीं करते हम लोग, उनके कुछ लेंथ दी जाएंगी, कुछ ब्रेड्थ दी जाएंगी, कुछ वॉल्यूम दिया जाएगा, तो वहां पर ये मेंशन करना पड़ता है कि कौन सा फोर्स कहां पर लग रहा है। एक और एग्जांपल आपको बताते हैं, एक और एग्जांपल, जो व्हील्स का एग्जांपल मैंने आपको लिया था, रोलिंग का, रोलिंग यानी व्हील्स का एग्जांपल अगर आप लोग, तो ये बताओ इसमें अगर मान लो कोई व्हील है और अगर हम इस व्हील पर फोर्स लगाएं, समझना आप इसको, अगर हम मान लें इस व्हील को फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करते हैं अगर, तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स भी लगता है। तो हम लोगों ने मान लो कैपिटल एफ से इसको व्हील को पुश किया फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसके सेंटर पॉइंट पर, और इसमें फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है साथ में मान लेते हैं, और फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो ये बताइए फ्रिक्शन का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या लिखोगे? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फ्रिक्शन का क्या है, और कैपिटल एफ फोर्स जो हम लोग लगा रहे हैं उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है? इन दोनों के लिए अलग अलग डिस्कस करें अगर तो फ्रिक्शन का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मतलब इस पूरे व्हील के कौन से पॉइंट पर फ्रिक्शन लग रहा है? क्या वो व्हील के टॉप पॉइंट पर लग रहा है, बॉटम पॉइंट पे? पॉइंट चाहिए बच्चा, एक पॉइंट, एक स्पेसिफिक पॉइंट बताओ, क्या वो टॉप? सर्कमफ्रेंस, सब बॉटम पॉइंट। बॉटम पॉइंट, सरकमफ्रेंस पॉइंट नहीं होता यार, सरकमफ्रेंस तो पूरी एक लेंथ होती है। आप एग्जैक्टली एक पॉइंट बताएं कि ये टॉप पॉइंट पर है कि सेंटर पॉइंट पर है कि बॉटम पॉइंट पर है। बॉटम मोस्ट पॉइंट पर। हाँ जी, तो बॉटम फ्रिक्शन का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बॉटम पॉइंट है, लेकिन कैपिटल एफ का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सेंटर सेंटर है। सेंटर ऑफ। तो ये दो अलग अलग पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हैं, ठीक है। तो ये रिजिड बॉडीज में ये प्रॉब्लम आएगी, अभी नहीं आएगी आपको, बट रिजिड बॉडीज में ये प्रॉब्लम बहुत आती है, और वहां पर वर्क निकालते समय स्टूडेंट्स के मन में काफी कंफ्यूजन है, क्योंकि उनका कंसेप्ट तो यही से बिगड़ चुका है। अब आप क्या कह रहे हो, देखो यहाँ पर एक और चीज यहाँ पर कहा जा रहा है कि वर्क इज सेट टू बी डन बाय द फोर्स व्हेन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मेक सम डिस्प्लेसमेंट, यानी कि उसके अंदर मोशन होना चाहिए, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव करना चाहिए। और अगर थोड़ा सा रोलिंग का कंसेप्ट आपको याद हो कि व्हील्स जो होती है वो रोल करती हैं, रोटेट भी करती हैं और फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती भी है, तो थोड़ा बहुत अगर आपको रोलिंग का बेसिक आइडिया हो तो बॉटम पॉइंट की क्या वेलोसिटी होती है? अगर हम बात करें रोलिंग, जीरो। इसका मतलब, हाँ, इसका मतलब फ्रिक्शन का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तो मूव कर नहीं रहा, क्योंकि फ्रिक्शन का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बॉटम है, और रोलिंग मोशन में ये पढ़ाया जाता है कि बॉटम पर जीरो वेलोसिटी होती है। तो फ्रिक्शन इज एट अ पॉइंट वेयर वेलोसिटी इज जीरो, बट कैपिटल एफ मतलब जो हम लोग पुश कर रहे हैं वो बॉडी के सेंटर पे है, तो सेंटर पॉइंट तो वी वेलोसिटी से आगे बढ़ता ही है। तो कैपिटल एफ जिस पॉइंट पर लग रहा है, कैपिटल एफ जिस पॉइंट पर लग रहा है उस सेंटर पे उसका तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लेकिन फ्रिक्शन जिस पॉइंट पर लग रहा है यानी कि बॉटम पॉइंट, वहां पर कोई वेलोसिटी नहीं है, यानी वहां पर कोई मोशन नहीं हो रहा। तो ऐसे में इसमें से कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है और कौन सा फोर्स वर्क नहीं कर रहा है, यहां पर आपको ये समझना है। वर्क इज सेट टू बी डन, तो वर्क तभी होगा ना जब जिस पॉइंट पर फोर्स लगाया है उस पॉइंट में कोई वेलोसिटी आई हो। दूसरे पॉइंट्स में वेलोसिटी आई है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। मतलब कैपिटल एफ को सेंटर पे लगाया तो हम सिर्फ सेंटर का डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, फ्रिक्शन बॉटम पॉइंट पे लग रहा है तो हम सिर्फ बॉटम पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। और इस लॉजिक के हिसाब से आप ये कहोगे
कि क्योंकि फ्रिक्शन बॉटम पर है जहां पर कोई वेलोसिटी है ही नहीं, तो इसमें कोई वर्क नहीं है, नो वर्क बाय द फ्रिक्शन। लेकिन कैपिटल एफ के केस में क्या कहोगे? कैपिटल एफ के केस में क्या कहोगे? So work is done. वर्क इज डन। तो ये हो सकता है कि एक बॉडी में कई सारी फोर्सेस लगाई जाए, उनमें से कुछ वर्क करें और कुछ वर्क ना करें, ये पॉसिबल है। एक बॉडी में पॉसिबल है, एक बॉडी में हो सकता है कि कई सारी मल्टीपल फोर्सेस आपने लगाई हो, उनमें से कुछ फोर्सेस ने काम किया है, कुछ फोर्सेस ने काम नहीं किया है, क्योंकि एक बॉडी में कई सारे पॉइंट्स होते हैं, बॉडी का एक साइज होता है, तो मल्टीपल पॉइंट्स होते हैं, फोर्सेस को अलग अलग पॉइंट्स पर अप्लाई कर सकते हो। तो हो सकता है कि कोई पॉइंट डिस्प्लेस करे और कोई पॉइंट डिस्प्लेस ना करे, इस लॉजिक से। तो इसको बहुत डिटेल में इस चैप्टर में तो नहीं लेंगे, लेकिन मैं सिर्फ ये चाहता हूं आप लोगों से कि आगे बढ़ने से पहले आप इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन वर्ड को क्लियरली अपने माइंड में बिठा लो। और हाँ, जो नीचे फॉर्मूला है वो आप सबके नॉलेज में ऑलरेडी है, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। तो उसमें हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाने वाले, दैट वर्क इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा बोलते हो, बट मैंने इसको एफ डी एस कॉस थीटा लिखा है इंस्टेड ऑफ एफ एस कॉस थीटा, इसको एफ डी एस, मतलब छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करेंगे और उसके हिसाब से वर्क निकालते हो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। बट मैं जरा इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन वाली चीज है ना, इसको एक बार और क्लियर करना चाह रहा हूँ। उसके पहले ये जो वर्क का फॉर्मूला है एफ डी एस कॉस थीटा, इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो, दिस वर्क विच इज डिफाइंड एज फोर्स एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट डी एस इंटू कॉस थीटा। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, टाइम से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि डी एस अपॉन डी टी कर दें यहाँ पर, और यहाँ पर भी डी टी लगा दूं। तो यही वर्क आप चाहो तो डी एस बाई डी टी को काइनेमेटिक्स के हिसाब से क्या लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम अगर है तो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, वेलोसिटी। हाँ, तो इसको एफ इंटू वेलोसिटी एंड देन कॉस थीटा और मल्टीप्लाइड बाय टाइम, एफ वी कॉस थीटा इंटू टाइम, ये डी डब्ल्यू कर सकते हो आप। तो कहीं कहीं पर हम इस रिलेशन को भी यूज करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स में हम ये रिलेशन भी लगाएंगे, दैट वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू वेलोसिटी इंटू कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय टाइम। और कहीं कहीं पर आप वर्क के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे, एफ डी एस मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। ये दोनों चीजें हम लगाएंगे। अब एक और पॉइंट याद दिला दे आपको, जरा देखो एक और पॉइंट आपको याद दिलाएं, क्योंकि आपके बैच में पढ़ाने का तरीका देखो डिफरेंट होगा। रीजन क्योंकि थोड़ा सा आप लोग 12th मतलब 11th 12th के कुछ बेसिक्स हैं, अगर कोई ऐसा है जिसने रोलिंग कभी पढ़ी ही नहीं है तो फिर उसके लिए प्रॉब्लम आएगी, जिसने कभी रोलिंग नहीं पढ़ी होगी। तो अगर हो तो आप अभी बता दीजिएगा भाई, कोई भी अगर आप में से ऐसा है जिसने रोलिंग पढ़ी ही नहीं है, कभी आज तक सुना ही नहीं उसके बारे में। तो देखिए रोलिंग में हम क्या कहते हैं कि अगर हमारा सेंटर पॉइंट मान लो आगे बढ़ता है v स्पीड से, और ये व्हील ओमेगा से रोटेट भी करती है, तो जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है यहाँ पर क्या वेलोसिटी होती है और बॉटम मोस्ट पॉइंट पर क्या वेलोसिटी होती है। अगर रोलिंग वाले आर्टिकल्स में चलो आप, तो टॉप मोस्ट पॉइंट की जो वेलोसिटी दिखाते हैं ना, वेलोसिटी एट दैट, तो v प्लस आर ओमेगा, तो v प्लस, हाँ, और एक्चुअली रोलिंग में एक फॉर्मूला होता है कि v इक्वल टू आर ओमेगा, तो इस हिसाब से यहाँ पर वेलोसिटी 2 टाइम्स v बनती है। और बॉटम पॉइंट पर जब वेलोसिटी निकालते हो, बॉटम v माइनस आर ओमेगा, तो ये जीरो वेलोसिटी, ये जीरो वेलोसिटी है, ठीक है। अब मान लीजिए हमने कोई फोर्स टॉप पॉइंट पर लगा रखा है, हमने एक फोर्स टॉप पॉइंट पर लगाया, उसको हमने F1 डिनोट किया हुआ है। हमने एक फोर्स सेंटर पॉइंट पर लगाया है, उसको मैं F2 डिनोट कर देता हूँ। हमने एक फोर्स बॉटम पॉइंट पर लगाया है, उसको आप F3 डिनोट कर दो। तो ये सारे फोर्सेस अलग अलग पॉइंट्स पर लग रहे हैं। तो अब इसमें से किसने कितना वर्क किया ये कैलकुलेट करना है अगर आपको, तो वर्क बाय F1 निकालने के लिए, वर्क बाय F1 अगर आपको कैलकुलेट करना होगा तो आप ये करोगे, ये वाला फॉर्मूला, कैपिटल F फोर्स इंटू वेलोसिटी इंटू कॉस थीटा इंटू डी टी। अब ये निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो F1, अब F1 का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, मतलब F1 लगाया कहाँ पर है, इस पूरे व्हील के एग्जैक्टली कौन से पॉइंट पर F1 लग रहा है, तो आंसर है टॉप मोस्ट पॉइंट। अब जब वो टॉप मोस्ट पॉइंट पर लग रहा है तो मुझे वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट पर देखनी पड़ेगी, तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2v के साथ और कॉस थीटा। तो जो डायरेक्शन आपके फिगर पे दिख रहा है उसमें F1 भी राइट साइड पर है और वेलोसिटी भी राइट साइड पर है, तो दोनों सेम डायरेक्शन के वेक्टर हो गए। सेम डायरेक्शन के वेक्टर में यहाँ पर cos 0 डिग्री हो गया और साथ में यहाँ पर dt आ जाएगा।
ऐसे ही अगर मुझे वर्क बाय F2 कैलकुलेट करना होगा, जब वर्क बाय F2 तो मैं F2 लगाऊंगा। अब F2 सेंटर पे लग रहा तो आप यहाँ पर वेलोसिटी सेंटर की चूज करोगे, देन cos 0 डिग्री इंटू dt। ऐसे ही मुझे जब वर्क बाय F3 फाइंड आउट करना होगा तो फिर हम कह देंगे F3, अब F3 बॉटम पॉइंट पर है जहां पर वेलोसिटी 0 है, इंटू cos थीटा इंटू dt, दैट मीन्स ये 0 हो गया। अब आपको स्टेटमेंट क्लियर हो गया, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन वर्ड का इंपॉर्टेंस कहां पर आने वाला है? यस सर। यस सर। है ना, कि हाँ, कि रोटेशनल मैकेनिक्स के न्यूमेरिकल में जब आपको वर्क कैलकुलेट करना होता है तो आप सिर्फ उस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट पे अपना इंटरेस्ट दिखाओगे जिस पॉइंट पर फोर्स को लगाया जा रहा है। दरवाजे के केस में, डोर के केस में हमने फोर्स लगाई है हैंडल पर, तो हमारी फोर्स ने कितना काम किया ये डिपेंड करता है कि वो हैंडल कितना मूव करता है। दरवाजे के बाकी पॉइंट्स कितना मूव करते हैं उससे हमारा वर्क डिसाइड नहीं होगा, क्योंकि हमारा फोर्स दरवाजे के हैंडल पर है, तो हैंडल ने अगर डिस्प्लेसमेंट की तो हमने वर्क किया, और अगर हैंडल ने डिस्प्लेसमेंट नहीं किया तो हमने कोई काम नहीं किया। ये है फिजिक्स में डेफिनेशन ऑफ वर्क का कंसेप्ट। इस चैप्टर में दिक्कत नहीं आती है, लेकिन होता क्या है कि इस चैप्टर को पढ़ते 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 आप इतने हैबिचुअल हो चुके होते हो कि आप वर्क को एफ एस कॉस थीटा के बियॉन्ड कुछ देखते ही नहीं हो। हमेशा आपकी आदत पड़ जाती है कि वर्क मतलब एफ एस कॉस थीटा, और उल्टे सीधे कंसेप्ट माइंड में बन जाते हैं। ठीक है, तो चलो ये तो हमारा एक डेफिनेशन था, वर्क बाय फोर्स को ऐसे डिफाइन करते हैं। अब हम लोग वन बाय वन करके फोर्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करना चाह रहे हैं आपको लाइक कांस्टेंट फोर्स का एग्जांपल। तो सबसे पहले वर्क बाय द कांस्टेंट फोर्स। अब कांस्टेंट फोर्स किसको कहा जाता है? कांस्टेंट फोर्स का मतलब किस टाइप की फोर्स है? तो ऐसा फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड, कांस्टेंट फोर्स आप उसको बोलेंगे जिसका मैग्नीट्यूड प्लस उस फोर्स का जो डायरेक्शन पार्ट है, ये दोनों ही चीजें थ्रू आउट द जर्नी एज अ कांस्टेंट चल रही हो, इसको आप कांस्टेंट फोर्स कहेंगे। ना तो उसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करे, ना उसका डायरेक्शन चेंज करे। इस फिगर में पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मान ले कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ये उसका पाथ डिफाइन किया गया है, और फोर्स आप देख सकते हो रेड कलर से जो ड्रॉ किया है, ये पॉइंट ए पर फोर्स की डायरेक्शन, पॉइंट बी पर फोर्स की डायरेक्शन, और बीच के पॉइंट्स पर फोर्स की जो डायरेक्शन है, थ्रू आउट फोर्स की डायरेक्शन सेम चल रही है। तो अगर सब जगहों पर फोर्स एक जैसा हो, एवरी पॉइंट फोर्स की डायरेक्शन एक ही चल रही हो सारे के सारे पॉइंट्स पर, तो ऐसी कंडीशंस में आप वर्क निकालने के लिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला लगाते हो, कैपिटल एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ थीटा। ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला होगा। अब ये थोड़े कुछ टाइम के लिए मैथमेटिक्स चलेगी, तो आपको डायरेक्ट मैथ का रिजल्ट लगाना है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू एस इंटू कॉस थीटा। बट इसकी कंडीशंस हैं कि फोर्स हमारा कांस्टेंट होना चाहिए, और कैपिटल एस का मतलब हो जाता है यहाँ पर कितना डिस्प्लेसमेंट बॉडी ने किया है। तो डिस्प्लेसमेंट भी अगर आप डेफिनेशन से देखोगे, तो अगर कोई बॉडी ए से बी की तरफ जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट इसका ये वाला वेक्टर होगा जो ब्लू कलर से बनाया गया है, डिस्प्लेसमेंट कैपिटल एस, जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच मिनिमम डिस्टेंस को इंडिकेट करते हो। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले को आप जानते हो, पहले से भी जानते हो कि वर्क बराबर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। अब कॉस थीटा में थीटा क्या है? तो थीटा ये है कि जो ये फोर्स है इसकी लाइन को अगर आप एक्सटेंड कर दो, जो फोर्स आप दिखा रहे हो ना, अगर इस फोर्स को एक्सटेंड करें तो वो डिस्प्लेसमेंट वाली डायरेक्शन से कितने एंगल पर बना रहा है, ये एंगल थीटा है यहाँ पर, एफ एस कॉस थीटा। आप खुद यहाँ से एक चीज समझ सकते हो कि अगर फोर्स का डायरेक्शन बदल जाता, फिलहाल तो नहीं बदला, तो अभी फोर्स तो उसी डायरेक्शन में लग रहा है जिस डायरेक्शन में पहले था, तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि जो एंगल थीटा है वो कहीं पर भी कैलकुलेट करेंगे तो सेम आंसर आएंगे? अगर फोर्स की डायरेक्शन मेंटेन है तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल भी मेंटेन रहेगा। यस सर। लग रहा है आपको? और अगर फोर्स का डायरेक्शन बार बार बदलता रहता, तो मतलब ए से बी जाते वक्त फोर्स की डायरेक्शन बदलती रहती, तो क्या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल थीटा फिक्स होता, या वो भी एक वेरिएबल एंगल बन जाता? वेरिएबल एंगल। वेरिएबल एंगल। आप, तो इसका मतलब आपको खुद क्लियर हो गया कि वर्क एफ एस कॉस थीटा आप सब जगह कैसे लगाओगे, थीटा क्या लोगे? अगर फोर्स का डायरेक्शन बदल रहा होगा तो फिर तो थीटा की कोई फिक्स वैल्यू तो होगी नहीं। मतलब कि ये जो फॉर्मूला है एफ एस कॉस थीटा, ये जनरलाइज फॉर्मूला नहीं है, ये जनरलाइज फॉर्मूला नहीं है, दिस इज ओनली फॉर कांस्टेंट फोर्सेस, सिर्फ कांस्टेंट फोर्सेस के लिए। मतलब ऐसी फोर्सेस जिनका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट चले, जिनकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट चले, तो उनके वर्क को निकालोगे बाय द फॉर्मूला एफ एस कॉस ऑफ
थीटा, स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजल्ट है ये, एफ एस कॉस थीटा। इसको कहीं कहीं पर ऐसे भी कह सकते हो, कहीं कहीं पर आप इसको ये भी कह सकते हो, इट इज इक्वल टू कैपिटल एस मल्टीप्लाइड बाय एफ कॉस थीटा, कैपिटल एस मल्टीप्लाइड बाय एफ कॉस थीटा। और एफ कॉस थीटा को क्या कहेंगे देखो, कैपिटल एस मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ कॉस थीटा। एंड व्हाट इज एफ कॉस थीटा, इसको क्या कहेंगे? सर कंपोनेंट ऑफ एफ इन द डायरेक्शन ऑफ एस। राइट, हाँ, कि अगर हम यहाँ पर अलग से फिर दोबारा आपको डायग्राम दिखाएं तो ये ब्लू कलर से आप डिस्प्लेसमेंट को इंडिकेट कर रहे हो कि ये डिस्प्लेसमेंट है, और फोर्स की डायरेक्शन हम लोगों ने इससे कुछ थीटा एंगल पर दिखाई हुई है ऐसे, हम ये दिखा रहे हैं ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स है। तो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है अगर वो थीटा एंगल बना रहा है यहाँ से, और फोर्स को अगर आप कंपोनेंट्स में डिवाइड करो तो फोर्स के कंपोनेंट करने पर फोर्स का एक कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के अलोंग जाएगा और फोर्स का एक कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होगा। और कंपोनेंट्स की वेक्टर वाली थ्योरी के हिसाब से इधर की साइड कंपोनेंट आएगा एफ कॉस थीटा और इधर की तरफ कंपोनेंट आएगा एफ मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ थीटा, एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ साइन थीटा। तो आप ये भी कह सकते हो वर्क इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय एफ कॉस थीटा की जगह पर आप इसको ये कह सकते हो कि इट इज द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स दैट इज पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल वाला फोर्स का कंपोनेंट निकाल दीजिए, उसको मल्टीप्लाई करके आप वर्क निकाल सकते हो। या फिर एक और काम कर सकते हो बच्चे, एक और काम ये भी कर सकते हो, एक प्रोसेस और भी है करने का इसको, है ना। ऑल्टरनेटिवली आप ऐसे भी कर सकते थे कि जो डिस्प्लेसमेंट है मान लो वो आपका कैपिटल एस है, जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ले लेते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल सही, कि डिस्प्लेसमेंट, और इंस्टेड कि मैं फोर्स रिजॉल्व करूं मैं डिस्प्लेसमेंट को भी रिजॉल्व कर सकता था। मतलब आप किसी को भी रिजॉल्व कर लीजिए इसमें से, जरूरी नहीं कि एफ को ही रिजॉल्व करें, ये थीटा है, अब आप डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट कर लो। तो डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट फोर्स की डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट फोर्स की तरफ और डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट फोर्स के परपेंडिकुलर। तो इधर की तरफ ये हो जाएगा, मतलब परपेंडिकुलर टू द पैरेलल टू फोर्स, ये हो जाएगा एस कॉस थीटा, परपेंडिकुलर में एस इंटू साइन थीटा। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि वर्क इक्वल टू, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, एफ को अलग कर दीजिए और एस मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा कर दो। तो आप ये भी कह सकते हो कि फोर्स मल्टीप्लाइड बाय कंपोनेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट दैट इज पैरेलल टू द फोर्स। दोनों में से कोई भी न्यूमेरिकल में जो कन्वीनियंट लग जाए आपको, न्यूमेरिकल में जो चीज कन्वीनियंट हो वो फॉलो कर लीजिएगा, कैसे भी वर्क निकाल सकते हो। इसको समझाने के लिए ना एक एग्जांपल लेने जा रहे हैं, देखो इसको समझाने के लिए एक आपको एग्जांपल लेंगे और एग्जांपल लेंगे पेंडुलम का। तो आप इसमें देखना क्या आंसर बनेगा। एग्जांपल ऑफ पेंडुलम चूज करने जा रहे हैं। लेट्स से कि अगर हमारे पास एक पेंडुलम ऑब्जेक्ट है और वो पेंडुलम स्विंग कर रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, तो हमने एक पेंडुलम का एग्जांपल मान लो लिया और हम ये मान के चल रहे हैं कि इस पेंडुलम पर हम क्या करते हैं, राइट साइड डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहे हैं। इस पेंडुलम पर राइट साइड डायरेक्शन में एक फोर्स एफ लगा रहे हैं, जिसकी वजह से ये पेंडुलम स्विंग करके राइट साइड चला गया। तो हम इसको कुछ यहाँ से यहाँ तक दिखा रहे हैं कि ये पेंडुलम मूव कर गया। बताइए कितना वर्क किया होगा इसने, फोर्स एफ ने, ये क्वेश्चन है। पेंडुलम थीटा एंगल से स्विंग कर गया, कैपिटल एफ का एक फोर्स लग रहा है जो कि हॉरिजॉन्टल है, स्ट्रिंग की लेंथ एल मानेंगे, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एल होगा। ये आपका बिगिनिंग पॉइंट मान लीजिए कि यहाँ से पेंडुलम स्टार्ट होता है और ये वाला उसका एंड पॉइंट है। तो बिगिनिंग से लेकर के एंड पॉइंट तक कैपिटल एफ ने क्या वर्क किया ये कैलकुलेट करना है। हालांकि इस पेंडुलम पर और भी फोर्सेस लग रही होंगी। तो देखो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, तो फोर्सेस ऑन पेंडुलम में अगर आप उसकी लिस्ट तैयार करो कि पेंडुलम पर क्या क्या फोर्स लग रही होंगी, तो नंबर 1 जो ये कैपिटल एफ लगाया है, नंबर 2 ग्रेविटी का फोर्स होगा mg जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, नंबर 3 टेंशन, हाँ स्ट्रिंग से कनेक्टेड जो टेंशन फोर्स होगी इसके अंदर, और कैपिटल एफ राइट साइड डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये 3 फोर्सेस लग रही हैं। अब अगर मुझे इन तीनों का वर्क निकालना हो कि कितना वर्क किया है कैपिटल एफ ने, कितना वर्क किया है ग्रेविटी ने और कितना वर्क किया है टेंशन फोर्स ने, मान लो इन तीनों के वर्क अलग अलग कैलकुलेट करने, तो हम लोग क्या देखेंगे, कैपिटल एफ की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है। तो अब हम ये कंसेप्ट लगाएंगे, देखो ये कंसेप्ट, फोर्स को मल्टीप्लाई करेंगे कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो कि पैरेलल टू द फोर्स होगा, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट पैरेलल टू फोर्स, ये लॉजिक लगाओ।
तो जब कैपिटल एफ का वर्क निकालेंगे तो कैपिटल एफ, और ध्यान दीजिएगा कैपिटल एफ एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है, तो आपको यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई करनी है। जब आप mg का वर्क निकालोगे तो mg वो एक वर्टिकल फोर्स है, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। टेंशन फोर्स किधर होगा? टेंशन फोर्स की क्या डायरेक्शन है? तो टेंशन फोर्स जो लगेगा वो टुवर्ड्स सेंटर लगेगा, स्प्रिंग की तरफ टुवर्ड्स सेंटर, तो मल्टीप्लाई करेंगे डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स सेंटर से। ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि जिस तरफ फोर्स है ना उसी तरफ का डिस्प्लेसमेंट लगाओ। हॉरिजॉन्टल फोर्स का वर्क निकालने के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करो, वर्टिकल फोर्स के वर्क के लिए वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करो, टुवर्ड्स सेंटर वाली फोर्स के लिए टुवर्ड्स सेंटर वाले डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करो। ये इस पिछले वाले स्टेटमेंट का मतलब है, ये इस लाइन का मतलब हुआ जो यहाँ पर लिखा जा रहा है, दैट फोर्स मल्टीप्लाइड बाय कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट दैट इज पैरेलल टू फोर्स। तो अब इसने हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या किया, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या किया, ये सब मुझे कैलकुलेट करना है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ये से निकलेगा। अगर हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल इज एल sin थीटा, राइट, ये डिस्टेंस और वर्टिकल इज mgl 1 minus cos थीटा। राइट, ये जो ग्रीन एरो देख रहे हो आप, ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, और फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है। दो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर। तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है ये आप ट्रिग्नोमेट्री से यूज कर सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री से प्रूफ करेंगे तो ये L मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा आएगा, और ये जो वर्टिकल वाला देख रहे हो ये L मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा आएगा। वो यहाँ से आएगा, एक्चुअली एंड पॉइंट से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो प्रूफ हो जाता है ये। तो अब आपका कैपिटल एफ का वर्क आ गया, इसका मतलब वर्क बाय कैपिटल एफ निकालने के लिए कैपिटल एफ को मल्टीप्लाई करोगे L साइन थीटा से। वर्क बाय mg निकालने के लिए क्या करेंगे, mg को मल्टीप्लाई करेंगे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट से जो कि L इंटू 1 माइनस कॉस थीटा है। और वर्क बाय टेंशन फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, तो जब टेंशन फोर्स की बात करेंगे तो पेंडुलम ने यहाँ से यहाँ तक एक सर्कुलर मोशन किया होगा, सर्कुलर मोशन, और टेंशन फोर्स कॉन्स्टेंटली सेंटर की तरफ लग रहा होगा, इधर की तरफ, यहाँ पर टेंशन फोर्स इधर लग रहा होगा। तो क्या इस डायरेक्शन में कोई मूवमेंट हो रही है? क्या टेंशन की तरफ कोई मूवमेंट है, या मूवमेंट हमेशा टेंशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रही है? बिकॉज टेंशन जो लग रहा है वो रेडियस के अलोंग लग रहा है, और बॉडी की वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पर अगर आप देखोगे तो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो होगी अलोंग टेंजेंट, टेंजेंट टू द कर्व। जी। तो फोर्स और वेलोसिटी के बीच 90 का cos 90। हाँ, तो एफ वी cos 90, cos 90 के हिसाब से आंसर हो जाएगा 0। टेंशन फोर्स ने कोई वर्क नहीं किया, यहाँ पर 0 हो गया। अब एक चीज और है, कैपिटल एफ के केस में जो आपका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है वो फॉरवर्ड हो रहा है या बैकवर्ड हो रहा है, ये भी देखना है आपको। मतलब बिगिनिंग पॉइंट से अगर आप एंड पॉइंट की तरफ जाओ तो क्या हम फॉरवर्ड जा रहे हैं, मतलब राइट साइड जा रहे हैं फॉरवर्ड, या फिर हम लेफ्ट साइड जा रहे हैं मतलब कि बैकवर्ड, किधर जा रहे हैं ये? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। और फोर्स हमने किधर लगा रखा है? फॉरवर्ड। तो मतलब कि एफ भी फॉरवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट भी फॉरवर्ड है, तो जब दोनों चीजें पॉजिटिव सेम वर्क। तो हम कहेंगे यहाँ साइन ऑफ वर्क पॉजिटिव आएगा। लेकिन वर्टिकल वाले केस में क्या हो रहा है कि mg का तो फोर्स नीचे लगेगा, mg तो नीचे की तरफ लगेगा, लेकिन वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आपने ऊपर की तरफ कर रखी है, तो ये दो अपोजिट डायरेक्शन के वेक्टर्स हो गए। नेगेटिव वर्क। तो इनके वर्क के आगे आप लगाओगे एक माइनस साइन, मतलब ग्रेविटी में नेगेटिव वर्क है और कैपिटल एफ में पॉजिटिव वर्क है और टेंशन में 0 वर्क है। आगे बहुत समझ में आपको? Yes, sir. यस। बाकी को भी क्लियर हुआ कि यहाँ पर? ठीक है। अब कुछ और एग्जांपल लो, जैसे वर्क बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी में। तो ये बताइए कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी को हम कांस्टेंट फोर्स मान सकते हैं अप टू स्मॉल हाइट अगर बात करी जाए, मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटी अप टू स्मॉल हाइट, ज्यादा हाइट तक ना जाए, तो क्या ये मान सकते हैं कि ग्रेविटी की फोर्स कांस्टेंट रहती है हमेशा? Yes, sir. Yes, sir. ये मान सकते हैं। तो इसकी फोर्स हमेशा mg होगी, तो आप इसका वर्क क्या लिखोगे? फोर्स इक्वल टू अप टू स्मॉल हाइट इट इज अ कांस्टेंट फोर्स। और अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा है कि जब कोई फोर्स कांस्टेंट होता है तो उसका वर्क निकालने के लिए, अगर आपको इसका वर्क चाहिए मान लो, तो वर्क निकालने के लिए आप क्या करोगे? mg फोर्स, ये कंसेप्ट लगा रहे, फिर से देखना आप, फोर्स और कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट पैरेलल टू द फोर्स, यानी कि mg अगेन सेम लॉजिक, वर्टिकल है ये, तो इसको मल्टीप्लाई करना आप हमेशा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के साथ।
तो मैंने अलग अलग तरीके दिखाए हैं। एक बॉल जो डायरेक्टली ऊपर गई है ए से बी तक, ये बॉल किसी रैंडम पाथ को फॉलो करके गया है, तो हम मल्टीप्लाई किस डिस्प्लेसमेंट से करें? हम डी वाली डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर एच वाले डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे? तो सर रूट डी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ना, आप इस बात को समझो ना। देखिए, फोर्स को मल्टीप्लाई करना है कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो कि पैरेलल टू द फोर्स है। अब आप एक बार फिर से समझो, ये जो डी वाला डिस्प्लेसमेंट देख रहे हो, एच से सर, जो ये डी वाला डिस्प्लेसमेंट है ये परपेंडिकुलर टू ग्रेविटी है, और जो एच वाला डिस्प्लेसमेंट है ये पैरेलल टू ग्रेविटी है। तो आप पैरेलल टू ग्रेविटी वाले से मल्टीप्लाई करें। सर माइनस एच वाला। नहीं, माइनस प्लस तो बाद में देखेंगे, बट सबसे बड़ा पॉइंट एक तो ये है कि आप मल्टीप्लाई किससे करोगे? H हाँ, तो एच mg हमेशा h से। आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मैटर ही नहीं करता। देखिए, आप तीनों फिगर, पहले दो फिगर देखो। पहले वाले फिगर में जब आप a टू b जा रहे हो, फर्स्ट फिगर में a टू b, तो ये कंप्लीटली वर्टिकल मोशन है, ये सिर्फ वर्टिकल मोशन है, इसमें हॉरिजॉन्टल हो ही नहीं रहा आपका। लेकिन दूसरे वाले फिगर में जब आप a टू b जा रहे हो, तो उसमें दो तरीके के मोशन हैं। बॉडी का वर्टिकल मोशन भी हो रहा है और बॉडी का हॉरिजॉन्टल मोशन भी हो रहा है, दोनों हो रहे हैं। लेकिन हमको क्या मतलब है? हमें हॉरिजॉन्टल मोशन से कोई मतलब नहीं होगा जब आप ग्रेविटी का वर्क कैलकुलेट करने के लिए जाओगे। आपको उससे कोई मतलब नहीं कि आप हॉरिजॉन्टली राइट साइड जा रहे हो कि हॉरिजॉन्टली लेफ्ट साइड जा रहे हो। आप कितना राइज करते हो, राइज मैटर करेगा। कितनी हाइट पर गए या कितना फॉल किए, वो मैटर करेगा। राइज एंड फॉल मैटर करेंगे। अब प्लस और माइनस देखने के लिए तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप ग्रेविटी के अपोजिट जा रहे हो या ग्रेविटी की तरफ आ रहे हो। तो फिगर नंबर टू में बॉडी ए से बी जब जाएगी तो वो ऊपर जा रही है, मतलब राइज कर रही है, जो कि अगेंस्ट ग्रेविटी है। तो यहां पर तो आप माइनस साइन लगा दें। लेकिन फिगर नंबर 3 में अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ मच वर्क इज डन बाय द ग्रेविटी, फिगर नंबर 3 में, हाँ, तो उसमें भी mg, एक बार फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ बच्चा आपको, बॉडी जब भी ग्रेविटी में मूव करेगी, चाहे किसी भी तरीके से मूव करे, मोशन अंडर ग्रेविटी, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो आपको इससे कोई मतलब नहीं है कि ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या कवर कर रहा है। इससे कोई मतलब नहीं वर्क में मतलब सिर्फ इतना है कि बॉडी अपने स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट पर कितनी हाइट ऊपर गई है या फिर कितने हाइट से वो नीचे आ रही है। तो सिंपली इसमें h मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा। अब ये प्लस होगा या माइनस होगा ये देखो आप। तो इसमें बॉडी का मोशन डाउनवर्ड हो रहा है, मोशन भी डाउनवर्ड है, ग्रेविटी भी डाउनवर्ड है, दोनों चीजें डाउनवर्ड है। तो आप कह देना इसके आगे पॉजिटिव से आ जाएगा, मतलब यहाँ पर ग्रेविटी ने पॉजिटिव वर्क किया है। यहाँ पर मोशन अपवर्ड था, तो अपवर्ड मोशन है, ग्रेविटी डाउनवर्ड थी, अपोजिट डायरेक्शन थे, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस साइन लगाया है। आपको बात समझ में आई? यहाँ पर कितना क्लियर हुआ ये चीज? yes sir. मतलब वर्क बाय ग्रेविटी में mg को किस चीज से मल्टीप्लाई करना है? आप इससे नहीं मल्टीप्लाई करोगे। कुछ लोग डिस्प्लेसमेंट में ये पूरा डिस्प्लेसमेंट देते हैं, ये वाला a से b वाला, रूट डी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इससे नहीं मल्टीप्लाई करना आपको। आप मल्टीप्लाई करिए सिर्फ वर्टिकल साइड वाले से कि वर्टिकली आप कितना मूव कर रहे हो। देखो, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि इसके क्वेश्चंस काफी आते हैं। मतलब जब कोई बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पर नीचे आती है तो उसमें ग्रेविटी का वर्क कैसे निकालोगे? अच्छा ये बताओ। मान लो कोई बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पर नीचे आ जाए तो न्यूमेरिकल्स में आते हैं ये सब चीजें। अगर m मास की बॉडी है वो नीचे आई, एनर्जी कंजर्वेशन के न्यूमेरिकल्स करते हो आप, तो ये बताओ कि इसमें ग्रेविटी ने कितना वर्क किया होगा। अगर ये थीटा हो, ये h है और ये डिस्टेंस b है मान लेते हैं, और ये l है, तो किससे मल्टीप्लाई करें इसको? सर mg H है माइनस एच। तो वर्क अगर ग्रेविटी निकालना है तो आप mg लिखो, लेकिन हाँ, इसमें कंफ्यूजन नहीं कि आप l से करेंगे, b से करें कि h से करें, कोई कंफ्यूजन नहीं, h से करिए, क्योंकि h वर्टिकल है, mg भी वर्टिकल है। वर्टिकल को वर्टिकल से, हॉरिजॉन्टल को हॉरिजॉन्टल से, ये रूल बना लो ना आप, x वाले को x से, y वाले को y से। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन वाले रखने हैं आपको, सीधा सीधा mgh। और बॉडी नीचे आ रही है, अगर मोशन डाउनवर्ड हो रहा है, तो आप इसके आगे पॉजिटिव साइन भी लगाएंगे कि ग्रेविटी ने पॉजिटिव वर्क किया है यहाँ पर। ये अलग बात है कि इस h को आप जरूरत पड़ने पर l और थीटा से रिलेट कर सकते हो, जरूरत पड़ने पर, ठीक है ना। तो एक कंसेप्ट आप ये भी लगा सकते हो
अब इसको बिल्कुल क्लियर कर लेना, बिकॉज ग्रेविटी के वर्क का काफी ज्यादा यूज है आपके न्यूमेरिकल में। एक ये भी कर सकते थे कि डिस्प्लेसमेंट इनटू कंपोनेंट ऑफ द फोर्स पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट, ये भी लगा सकते थे, डिस्प्लेसमेंट इनटू कंपोनेंट ऑफ फोर्स। तो इसको भी अगर लगाते तो क्या होता, देखो डिस्प्लेसमेंट हमने यहां से यहां तक का तो एल किया, स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक आने में आपने एल डिस्टेंस कवर किया, ये डिस्टेंस एल कवर की। तो हम ऑल्टरनेटिवली ये भी तो कह सकते थे कि वर्क इक्वल टू, आप ये कह सकते थे कि यहाँ पर कि वर्क इक्वल टू एल, लेकिन तब आप ये पता लगाओ कि mg का कौन सा कंपोनेंट इस तरफ आएगा, डिस्प्लेसमेंट Sin. इधर mg का कंपोनेंट mg sin थीटा, दोनों ऑप्शंस हैं। कोई डाउट है किसी को इसमें? No. और हाँ, और ये दोनों सेम आंसर्स हैं, दोनों आंसर सेम ही हैं, क्योंकि जो साइन थीटा है अगर आप उसको ट्रिग्नोमेट्री से देखोगे तो साइन ऑफ थीटा बेसिकली h/l है, आंसर में फर्क सर? नहीं है। हाँ जी सर अगर हम लोग m पर f मैग्नीट्यूड का डाउनवर्ड फोर्स लगाएं, मतलब ग्रेविटी की डायरेक्शन में, सर तब पूछें कि f से और g से इंडिविजुअली क्या वर्क है, तो क्या करेंगे? तो अलग अलग निकालेंगे ना, दो फोर्सेस की वर्क निकलेगी तो अलग अलग है, वो ऐड नहीं होंगी। सर मतलब मैग्नीट्यूड दोनों का वही आएगा सर, एक का FH आएगा, एक का MGH आएगा। हाँ बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। अच्छा हाँ ठीक है सर, ठीक मैं दिखा रहा हूँ, आप देखो मैं दिखा रहा हूँ, एग्जांपल्स है मेरे पास। अगला एग्जांपल देखो ना, ये लो इलस्ट्रेशंस भी लाया हूँ कुछ, थोड़ा सा आप सपोर्ट करो। देखो अभी देखो इसमें क्या है, इसमें ये क्वेश्चन है जो आपका डाउट है ना, उसी को लेकर के है। इसमें ये जो मास आप देख रहे हो यहाँ पर, इसमें तीन फोर्स लगाई जा रही है। एक F1 फोर्स जो कि हॉरिजेंटल है, F2 फोर्स जो कि इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर है, और F3 इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल है। तीन फोर्सेस लगाई है इसमें, F1 F2 F3, एंगल 30 डिग्री दे रखा है। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, अ ब्लॉक मूव्स अप 30 degree inclined under the action of certain forces which are shown in this figure. F1 is horizontal 40 न्यूटन का, F2 नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर 20 न्यूटन का, F3 पैरेलल टू द प्लेन 30 न्यूटन का। अब इनके वर्क निकालने हैं आपको, और ये ब्लॉक 80 सेंटीमीटर ऊपर जा रहा है, 80 सेंटीमीटर। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो सबसे पहले आप इसका डिस्प्लेसमेंट देख लो क्या होगा। तो डिस्प्लेसमेंट इसने किया है 80 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ। यहाँ तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ये डिस्प्लेसमेंट 80 सेंटीमीटर का हो गया, उसको मीटर में पहले कन्वर्ट कर लेंगे। अब आपने जो फोर्सेस लगाई हैं वो किन किन डायरेक्शंस में है वो देख लीजिए। आप इन सब को एक साथ ले आओ, F1 फोर्स राइट साइड, F2 फोर्स परपेंडिकुलर, F3 फोर्स पैरेलल, इस तरीके से तीनों फोर्स आप दिखा दो एक जगह। यानी इधर F1 फोर्स दिखा रहे हैं जिसकी वैल्यू 40 न्यूटन की है, इधर हम F2 वाला फोर्स दिखा रहे हैं जिसकी वैल्यू 20 न्यूटन की है, और इधर आप दिखा रहे हो F3 वाला फोर्स जिसकी वैल्यू 30 न्यूटन की है। अब आप क्या करोगे वर्क निकालने के लिए, डिस्प्लेसमेंट 0.8 तो है ही है यहाँ पर 0, और ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये एंगल हो गया 60 डिग्री। इसको तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हो, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ ना। वर्क F1 का निकालना है तो F1 मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा, 0.8 cos 30. हाँ जी राइट, F1 40, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट 0.8 एंड cos थीटा F1 की डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में 30 डिग्री का एंगल है, तो cos 30 लगा दो। वर्क बाय F2 निकालना है तो F2 की वैल्यू 20 है, डिस्प्लेसमेंट 0.8 है, और cos ऑफ थीटा, तो F2 का जो डायरेक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट से 90 डिग्री एंगल पर है, यहाँ cos 90 कर दीजिए। तो बहुत सिंपलेस्ट न्यूमेरिकल है जिससे स्टार्ट करने के लिए। और F3 के लिए 30 Directly multiply. जी 0.8, और F3 और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन तो cos 0 डिग्री। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है जी। इसमें कोई समझाने लायक कोई चीज है नहीं, या अभी लगता है आपको कुछ नीड है इसमें समझने की कोई? नो सर। नो आगे। ठीक है, मतलब एलिमेंट्री फॉर्मूले पर है, एलिमेंट्री फॉर्मूले के ऊपर Fs cos थीटा वन पर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखो ब्लॉक ऑफ मास 10 kg स्लाइड्स डाउन ऑन एन इंक्लाइंड 5 मीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर हाइट। तो ये कहना चाह रहे हैं आपसे, क्वेश्चन ये कहना चाह रहे हैं कि 5 मीटर की लेंथ है इसकी और 3 मीटर की हाइट है, इसके ऊपर कोई ब्लॉक स्लाइड कर रहा है, ठीक है जी, यहाँ पर कोई ब्लॉक स्लाइड कर रहा है मान लें। अब और उसके बाद जो का लिखा है वो आप एक बार रीड करें। ये जो ब्लॉक है ये नीचे स्लाइड तो कर रहा है, स्लाइड ये नीचे कर रहा है, इसका मोशन नीचे की तरफ हो रहा है।
लेकिन एक मैन है वो पुश कर रहा है इसको, पुशेस अप द ब्लॉक पैरेलल टू द इंक्लाइंड सो दैट इट स्लाइड्स डाउन एट द कांस्टेंट स्पीड। मतलब यहाँ पर मैन की वजह से एक फोर्स लग रहा है, कोई आदमी है जो उसको धक्का दे रहा है यहाँ पर, तो एफ ऑफ दैट मैन, क्वेश्चन के हिसाब से, मैन पुशेस अप द ब्लॉक पैरेलल टू द इंक्लाइंड सो दैट इट स्लाइड्स डाउन एट कांस्टेंट स्पीड। इस मैन की फोर्स के अलावा और जो फोर्सेस होंगी अपार्ट फ्रॉम द फोर्स बाय मैन, अदर फोर्सेस, तो अदर फोर्सेस में इसमें ग्रेविटी की फोर्स होगी एक नीचे की तरफ m इंटू जी की, एक नॉर्मल रिएक्शन की फोर्स आएगी और एक फ्रिक्शन की फोर्स आएगी। अब फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा इसके अंदर? अब द प्लेन mg नॉर्मल में। हाँ, तो बॉडी जब नीचे स्लाइड कर रही है, क्वेश्चन कह रहा है कि बॉडी की स्लाइडिंग नीचे हो रही है, ये हम लोग नहीं कह रहे, क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है इट स्लाइड्स डाउन, तो व्हेन इट इज स्लाइडिंग डाउन फ्रिक्शन मस्ट बी अपोजिट टू दैट, तो फ्रिक्शन उसके अपोजिट यानी ऊपर की तरफ आएगा, स्लाइडिंग डाउन के अपोजिट फ्रिक्शन ऊपर, म्यू mg cos थीटा। हाँ, म्यू इंटू एन होगा वो। अब स्लाइड करते वक्त क्या कोई एक्सेलरेशन है यहाँ पर? स्लाइड तो कर रहे हैं बट स्लाइडिंग कैसे कर रहे हो आप, है ना? स्लाइड्स, हाँ, कांस्टेंट वेलोसिटी, स्लाइड्स डाउन एट कांस्टेंट स्पीड, मतलब कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो अगर एक्सेलरेशन नहीं है इसका मतलब फोर्सेस बैलेंस करनी पड़ेंगी आपको। अगर जीरो एक्सेलरेशन है तो फोर्सेस बैलेंस करो न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से। अब फोर्सेस बैलेंस करेंगे उसके पहले mg को रिजॉल्व करोगे, तो mg को रिजॉल्व करने पर इसका इधर की तरफ कंपोनेंट दिखाओगे और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट दिखाओगे, और कंपोनेंट से mg के आपको कई बार कर चुके हैं, तो mg sin थीटा, mg sin थीटा और इधर की तरफ mg into cos थीटा। तो पहला काम तो करेंगे, फोर्सेस को बैलेंस करेंगे। जब फोर्सेस को बैलेंस करेंगे तो ये जो मैन वाला फोर्स ऊपर की तरफ दिख रहा है आपको, फोर्स बाय मैन इन द अपवर्ड डायरेक्शन प्लस फ्रिक्शन इन द अपवर्ड डायरेक्शन, फोर्स बाय मैन गोइंग अप, फ्रिक्शन गोइंग अप, mg sin थीटा गोइंग डाउन, तो इनकी बैलेंसिंग होगी, यानी कि f ऑफ मैन प्लस द फ्रिक्शन फोर्स will balance mg multiplied by sin of theta, और यहाँ से f of man निकाल सकते हो which is mg sin theta minus friction, and friction को फिर आप mu टाइम्स नॉर्मल भी लिखोगे, mu into नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यहाँ पर किसके बराबर आएगा? तो फिगर को देखो, क्वेश्चन की फिगर को, उसके हिसाब से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के अपोजिट साइड पर mg cos थीटा है, तो आप यहाँ पर mg मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा, ये आ जाएगा मैन का फोर्स। अब आप एक जी सर इसमें फ्रिक्शन को म्यू1 क्यों लिखेंगे, क्योंकि वो तो सर मैक्सिमम वैल्यू होगी ना फ्रिक्शन की सर, मतलब यहाँ पे तो पता नहीं कितने वैल्यू से आ रहा है, मतलब फ्रिक्शन का। ब्लॉक स्लाइड कर चुका है, मोशन कर रहा है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है यहाँ पर। लिमिटिंग वैल्यू में तो स्टैटिक फ्रिक्शन देखते हो भाई, बॉडी रेस्ट पे थोड़ी है यहाँ पर, बॉडी साफ लिख रहे हैं कि वो स्लाइडिंग मोशन कर रही है, स्लाइड डाउन। अब एक एक करके चलो यार, वर्क डन बाय द मैन ऑन ब्लॉक, ये निकालना है आपको, मैन ऑन द ब्लॉक का वर्क कैसा होगा, तो क्या आंसर देंगे? देखो, वर्क बाय मैन ऑन द ब्लॉक, इसके लिए फोर्स बाय द मैन इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? अगर ये बॉडी नीचे स्लाइड कर रही होगी तो टोटल कितना स्लाइड करेगी? टॉप पॉइंट से बॉटम पॉइंट तक आने में कितना स्लाइड करेगी? स्टार्टिंग फ्रॉम द 5 टॉप meters. until द बॉटम। नहीं, अब आप सुनो, 5. हाँ, मैन का फोर्स देख रहे हो ना, मैन का फोर्स किस तरफ लग रहा है? 5 मीटर, हाँ 5 लेंगे, यहाँ पर लिखा है अ मैन पुशेस अप द ब्लॉक पैरेलल टू द प्लेन, तो मैन का फोर्स इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल है, तो आपको इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल वाली डिस्प्लेसमेंट लेनी पड़ेगी, तो इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल का डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर का, तो एफ ऑफ मैन मल्टीप्लाइड बाय 5 और कॉस थीटा, तो मैन वाला फोर्स ऊपर की तरफ है, प्लेन के ऊपर की तरफ 180 डिग्री, और ये 5 मीटर आप नीचे आ रहे हो, तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन से, यानी आगे चल करके कॉस 180 डिग्री, ये आएगा मैन का फोर्स। वर्क बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी ने क्या वर्क किया? तो ग्रेविटी का फोर्स m इंटू जी, मास 10 किलोग्राम यहाँ दे रखा है आपको, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय जी यानी कि 10 mg। अब ग्रेविटी का, क्योंकि वर्टिकल फोर्स होता है, ये ग्रेविटी वर्टिकल है, तो आप 5 मीटर से मल्टीप्लाई नहीं करोगे,
3 हाँ meters. हाँ, इसमें वर्टिकल साइड 3 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 इंटू 3 से करेंगे। अब ये प्लस लेंगे या माइनस लेंगे? तो बॉडी नीचे आ रही है, प्लस स्लाइडिंग डाउन है, मोशन डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड मोशन है, ग्रेविटी भी डाउनवर्ड है, तो इसके आगे लगाओगे पॉजिटिव साइन। वर्क डन बाय सरफेस ऑन द ब्लॉक, इसका क्या मतलब है? वर्क डन नॉर्मल रिएक्शन वाला। नहीं, देखिए सरफेस, एक्चुअली सरफेस दो फोर्स लगाता है। वर्क डन बाय सरफेस का मतलब वर्क बाय नॉर्मल एंड प्लस वर्क बाय फ्रिक्शन, दोनों। क्योंकि नॉर्मल भी सरफेस की वजह से है, फ्रिक्शन भी सरफेस की वजह से, दोनों ही चीजें सरफेस की वजह से है। अब नॉर्मल का वर्क कैसे होगा, ये कैसे पता लगाएंगे? देखो नॉर्मल ने क्या वर्क किया होगा यहाँ पर। तो नॉर्मल रिएक्शन के लिए जो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन है वो देखो आप कितने एंगल पर है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इंक्लाइंड प्लेन के 90 डिग्री पर है 90, और मोशन इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग हो रहा है। तो जिस डायरेक्शन में बॉडी का मोशन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल लगेगा तो वर्क डन 0 आएगा यहाँ पर। सो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का वर्क 0। उसका रीजन आप दोगे कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर है। और फ्रिक्शन ने कितना वर्क किया, तो फ्रिक्शन का वर्क कैलकुलेट करेंगे। वर्क बाय द फ्रिक्शन आप कैलकुलेट करो, तो फ्रिक्शन है कितना, म्यू इंटू नॉर्मल, यानी कि म्यू mg cos थीटा, ये फ्रिक्शन है, इंटू अब ये फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या लग रही है, तो फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन है वो इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलली ऊपर की तरफ है। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे या 3 से मल्टीप्लाई करोगे? फिर 5 5 से। 5 बट फ्रिक्शन ऊपर है और 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट नीचे हुआ है, नेगेटिव, तो इसके आगे माइनस साइन, ये फ्रिक्शन का वर्क है। और लास्ट पार्ट क्या कह रहे हैं आपसे, ये सब निकालने के बाद आखिरी में कह रहे हैं व्हाट इज द टोटल वर्क डन बाय रिजल्टेंट फोर्स ऑन द ब्लॉक। आंसर बताओ इसका क्या आएगा, तीनों को मिला करके सारी फोर्सेस का रिजल्टेंट, मतलब फ्रिक्शन का फोर्स, मैन का फोर्स, नॉर्मल का फोर्स, mg का फोर्स, इन सबको मिला करके टोटल वर्क डन कितना आएगा? बोलो। कितना आएगा टोटल वर्क डन? नहीं लग रहा आइडिया? देखो एक बार बताओ, सुनो। 40 न्यूटन। नहीं बच्चा, नहीं, क्या वर्क बता रहे हो? यस सर। वर्क तो जूल्स में आएगा ना, पहली बात यार। मतलब एक बार बताइए, अच्छा जो ये रिजल्टेंट फोर्स है, एक बार समझो यार आप लोग ना, क्वेश्चंस को पढ़ो ध्यान से, क्वेश्चन को पढ़ो आप। यहाँ पर आप क्या कह रहे हो, स्लाइड डाउन एट कांस्टेंट स्पीड, रिजल्टेंट फोर्स 0 आएगा। हाँ जी, जब कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड पे चल रही है तो न्यूटन फर्स्ट तो लगाओ यार, इसमें कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है। अगर बॉडी में एक्सेलरेशन है ही नहीं तो न्यूटन सेकंड लॉ जो कहता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो अगर किसी बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं है तो इसका मतलब न्यूटन लॉ के हिसाब से उसमें रिजल्टेंट फोर्स 0 है। नहीं आई बात समझ में कि रिजल्टेंट फोर्स 0 क्यों होगा? यस सर। किस बेसिस पे कह रहे हैं कि रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा? सर काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हुई, वी कांस्टेंट है। नहीं, ये काइनेटिक एनर्जी से नहीं सर करेंगे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। देखो बच्चा, आंसर तो आप जैसे तैसे करके ले आओगे, लेकिन उसको रीजनिंग, क्योंकि देखिए आप ना, हो सकता भाई कल को नेट पेपर, एक्सेलरेशन 0 और सारी फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं। राइट, ये स्टेटमेंट सही है। आप अपनी प्रिपरेशन इस एंगल पर भी तो करो ना कि अगर कल को पेपर का पैटर्न बदल जाए और असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आ जाए तो मेरे को एग्जैक्ट रीजनिंग पता होनी चाहिए कि मैं किस बेसिस पर कह रहा हूँ कि रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा। क्या इसका बेसिस ये है कि काइनेटिक एनर्जी नहीं बदल रही, या इसका बेसिस ये है कि एक्सेलरेशन 0 है इसमें? एक्सेलरेशन 0। राइट। देखिए काइनेटिक एनर्जी नहीं बदल रहा है, इसका तो एग्जांपल आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी है।
वहां पर भी काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलती, लेकिन वहां पर एक्सेलरेशन होती है सेंट्रीपिटल वाली। यस सही रीजन क्या हुआ? क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है इसलिए रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू 0 है, और जब रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू 0 है तो अब आप बताओ वर्क डन बाय रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगा आंसर में? अगर रिजल्टेंट फोर्स 0 हो तो वर्क डन बाय द रिजल्टेंट, मतलब डी पार्ट का आंसर क्या आएगा? 0 0 आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन ने एक डाउट रेज किया है। इस क्वेश्चन से एक कंसेप्ट डिस्कस करना है मेरे को। क्वेश्चन ये है, इज इट नेसेसरी दैट इफ सम ऑफ फोर्सेस इज 0, मतलब कि रिजल्टेंट इफ सम ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू 0 देन द सम ऑफ वर्क इज आल्सो इक्वल टू 0? बताएं। ये इस एग्जांपल में ये डाउट आ रहा है कि क्या रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा तो रिजल्टेंट वर्क भी 0 होगा? ये पीछे तो हमने यही कहा है, पीछे तो आंसर तो हमने इसी बेसिस पे कहा है, डी पार्ट का आंसर तो इसी आर्गुमेंट से दिया था आपने कि क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स 0 है इसलिए वर्क डन 0 आएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि क्या ये सही रीजनिंग है? क्या ये इस एग्जाम्पल के अलावा आगे और किसी क्वेश्चन में भी यूज करोगे कि अगर एक बॉडी पर कई सारी फोर्स लगाई जाए और उन सारे फोर्सेस का समेशन 0 आ जाए? एक बॉडी पर मल्टीपल फोर्स लगाओ और वो सारे फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर दें, तो क्या ये जरूरी है, मतलब कंपलसरी है कि उनका वर्क भी एक दूसरे को बैलेंस करेगा? नो सर नहीं सर, नहीं करेगा। क्या रीजन, कोई एग्जांपल दे सकते हो इसका कि सर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नहीं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तो फोर्सेस बैलेंस कहाँ है? सर टॉर्क का एग्जांपल ले सकते हैं। ये जो आप कह रहे हैं सर सम वर्क इज डिसिपेटेड इन फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। बिल्कुल सही है, क्योंकि हम देखो, मैं आपको प्रिपेयर इस बेसिस पे करना चाह रहा हूँ। हमारी और आपके बीच में जो ट्रेनिंग होगी वो इस बात की होगी बच्चा कि पेपर थियोरेटिकल पैटर्न पे आए तो भी कोई दिक्कत नहीं, पेपर सिंगल करेक्ट न्यूमेरिकल आता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेपर असर्शन रीजनिंग में आता है तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। आई मीन पैटर्न पे आता है वो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप ये एक्सक्यूज नहीं बना सकते यार कि सिंगल करेक्ट की तैयारी करके गए थे, वहां तो असर्शन रीजन आ गया। तो आंसर भी लाएंगे और आंसर को प्रॉपर रीजन से भी लाएंगे, सही तरीके से भी लाओगे, एग्जैक्ट तरीका लगाना पड़ेगा वहां पर। तो ये अभी किसी ने टॉर्क का एग्जांपल दिया और देखो क्या है, सही एग्जांपल है ये आपका, टॉर्क वाला एग्जांपल आप सही ले सकते हो कि अगर आप मान लो कोई एक रॉड है, आपसे माना जाए कि एक हमारे पास थिन रॉड है और हम इस रॉड पर 2 फोर्स लगाएं अपोजिट साइड पर, एक लेफ्ट साइड फोर्स लगाओ ऊपर की तरफ और एक राइट साइड फोर्स लगाओ नीचे की तरफ, 2 फोर्सेस लगाओ, इधर की तरफ F और इधर की तरफ F। लेकिन एक को हम प्लस F कहेंगे क्योंकि ऊपर की तरफ है और एक को माइनस F कहेंगे क्योंकि नीचे की तरफ है। आप बताओ सम ऑफ फोर्सेस क्या हुआ यहाँ पर, कितना फोर्स हुआ यहाँ पर? एक प्लस F और एक माइनस F है तो सम ऑफ फोर्सेस 0 अब लेकिन मोशन की बात करिए जरा, मोशन की बात करो, यहाँ पर पॉइंट P मान लेते हैं और यहाँ पर पॉइंट Q मान लेते हैं। ये रॉड रोटेट कर जाएगी, ये रॉड कुछ टाइम बाद रोटेट कर जाएगी ऐसे। यस सर। ये कुछ ऐसे रोटेशन में आ जाएगी। तो जब ये रोटेशन करके ऐसे आएगी तो इसका पॉइंट P तो ऐसे डिस्प्लेस हुआ, यहाँ पर मोशन पॉइंट P का ऐसे हो रहा है और इधर पॉइंट Q का मोशन इस तरीके से हो रहा है। अब आपको मैंने बिगिनिंग में ही एक बात समझाई थी, बिगिनिंग में एक बात ये समझाई है कि वर्क निकालते समय आपको देखना क्या है, आपको तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चाहिए कि जिस पॉइंट पर फोर्स लगाया है उसने क्या किया। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन वाली थ्योरी के हिसाब से चलोगे तो प्लस एफ का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहाँ है, कहाँ पर लगा रहे हो इसको? सर P पे। हाँ, तो इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन P है, तो आपको P पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट देखो। माइनस F के लिए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कुछ और है, इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पॉइंट Q है। तो आप जब प्लस F का वर्क निकालेंगे ना, वर्क बाय प्लस F, तो आप क्या करोगे, प्लस F को मल्टीप्लाई करोगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P से, क्योंकि वो पॉइंट P पे लग रहा है। वर्क बाय माइनस F निकालोगे
तो उसमें आप क्या करोगे, माइनस एफ मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्यू पॉइंट। अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ पी पॉइंट भी ऊपर की तरफ है, और ऊपर की साइड कोई भी चीज प्लस मानेंगे, नीचे की तरफ कोई भी चीज माइनस मानेंगे। तो जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पी है वो एक पॉजिटिव वैल्यू हुई क्योंकि वो ऊपर जा रहा है, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्यू नेगेटिव वैल्यू हुई। तो दो नेगेटिव चीजें मल्टीप्लाई होंगी तो टोटल कैसा वर्क आएगा आप खुद सोच के देखो, माइनस एफ के साथ एक और माइनस, पॉजिटिव। तो बोलो इसका मतलब यहाँ पर एक पॉजिटिव वर्क हो रहा है और इधर भी एक पॉजिटिव वर्क हो रहा है। अब आप बताओ सम ऑफ वर्क क्या होगा ना, पॉजिटिव। तो सम ऑफ वर्क तो पॉजिटिव आ गया यहाँ पर यार। इसका मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सम ऑफ फोर्सेस जीरो होगा तो सम ऑफ वर्क भी जीरो होगा, ये एक गलत सर कंसेप्ट इसमें है। ये रीजन दे सकते हैं कि फोर्स नेट जीरो है लेकिन इंडिविजुअल फोर्सेस वर्क करती है। हाँ बिल्कुल। सर वो जो ऊपर वाला स्टेटमेंट है उसमें ये करेक्ट कर लें कि जहाँ पे टॉर्क भी जीरो है वहां पर ये स्टेटमेंट काम कर जाएगा। नहीं नहीं ऐसे नहीं होता, देखो फिजिक्स में क्या होता है ना, मैंने कहा फिजिक्स में पूरी मैकेनिक्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड है यार। पूरी मैकेनिक्स आप देखोगे ध्यान से पढ़ना, एक मैकेनिक्स ऑफ पार्टिकल है और एक मैकेनिक्स ऑफ अ बॉडी है। तो आप इसको ये कह सकते हो कि इफ सम ऑफ फोर्सेस ऑन अ पार्टिकल इज जीरो, देखिए पार्टिकल में एक ही पॉइंट होता है तो जितनी भी फोर्स होंगी वो सब एक ही जगह पे लगेंगी। जैसे यहां पर आप कह रहे हो कि प्लस एफ पॉइंट पी पर लग रहा है, माइनस एफ पॉइंट क्यू पे लग रहा है, दो अलग अलग पॉइंट्स हो गई हैं। तो ये बॉडी हुआ ना, रॉड एक बॉडी है, रॉड की एक लेंथ होगी। तो अगर सर आपसे तो मैं, ऊपर वाला स्टेटमेंट केवल पार्टिकल के लिए ट्रू है। हाँ आप सही बोल रहे हो आप, जिससे कि if sum of forces is zero on a single particle, if sum of forces equal to zero on a single particle, then sum of work is also zero. बट अगर वो सिंगल पार्टिकल ना होकर के कोई बॉडी है, मतलब कि बॉडी का मतलब बार बार कह रहा हूँ, ये बॉडी वाला कंसेप्ट आपको रोटेशनल मैकेनिक्स में परेशान करेगा। कोई रॉड, कोई कोन है, कोई सिलेंडर है, कोई स्फीयर है, साइकिल है, कार है, तो ये सब बॉडीज हैं। इनके लिए सम ऑफ फोर्सेस जीरो होने के बावजूद भी सम ऑफ वर्क जीरो नहीं आएगा कभी कभी। क्लियर हो गया? जी सर। ठीक है, एक और डिस्कशन का पॉइंट है मेरा फॉर क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट। एक और डिस्कशन है, वो ये बताना आपको, डज वर्क बाय एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस, न्यूटन थर्ड लॉ, डज द वर्क बाय एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट, ये क्वेश्चन है, बताए। मतलब एक्शन और रिएक्शन फोर्स, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, मतलब हर एक एक्शन का उतना ही रिएक्शन मिलता है, अपोजिट साइड पर मिलता है, ये न्यूटन थर्ड लॉ है। उसी से वर्क पे आ गए कि क्या एक्शन और रिएक्शन की जो वर्क होंगी वो भी इक्वल अपोजिट होंगी। इक्वल होगी सर लेकिन अपोजिट नहीं होगी। अपोजिट मतलब साइन, साइन मतलब इक्वल एंड ऑफ अपोजिट साइन कह रहा हूं मैं आपसे, क्योंकि वर्क तो स्केलर क्वांटिटी है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। तो अपोजिट वर्ड का मतलब कि एक अगर एक्शन का वर्क पॉजिटिव है तो रिएक्शन का वर्क नेगेटिव है, ये कह रहा हूं मैं आपसे। हाँ ट्रू है सर। आराम टाइम ले लो अपना, मैं भी कुछ यस और नो नहीं कह रहा, आप सोच ले। अब देखो होता क्या ना बच्चे, एग्जाम में कभी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं, आप इस बात के इसको डिनाई नहीं कर सकते हो कि सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही आएंगे, इसको डिनाई नहीं कर सकते आप कि न्यूमेरिकल ही आएगा, कभी आपको इस तरीके से नहीं पूछा जाएगा। क्या गारंटी है कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे? कौन गारंटी ले सकता है इसकी कि भाई मेरे एग्जाम में ये सब नहीं आएगा? कुछ भी आता है, आई मीन न्यूमेरिकल तो आता ही आता है, बट कंसेप्चुअल, क्योंकि 11th 12th से वर्क मतलब पता नहीं क्या लोगों ने पढ़ रखा, वर्क मतलब एफ एस कॉस थीटा, बस उस एक लाइन के अंदर वर्क खत्म। चले बाकी लोग सोच के बताएं यार, डज द वर्क बाय एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट, मतलब कि अपोजिट साइन की एक प्लस एक माइनस, यानी या दूसरे वे में आपसे मैं ये पूछ सकता हूँ कि क्या एक्शन और रिएक्शन का टोटल वर्क जीरो आएगा? एक्शन रिएक्शन के टोटल वर्क जीरो आएंगे? चलो देखो,
तो आपको मैं एक केस दिखाता हूँ, आप वहां समझो। कंसीडर अ केस। केस ये है, हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं, चार्जेस हैं, वो चार्जेस, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। आपको मैं रियल एग्जांपल्स के थ्रू दिखाता हूँ। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन सेम चार्ज होते हैं दोनों के ऊपर, लेकिन हम सबको पता है कि जो प्रोटॉन है उसका मास और इलेक्ट्रॉन के मास को अगर आप कंपेयर करो तो इलेक्ट्रॉन का मास काफी कम होता है एज कंपेयर टू द प्रोटॉन। अब कूलम्स लॉ के हिसाब से, ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। ठीक, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, कैपिटल एफ और कैपिटल एफ। और ये एक्शन रिएक्शन है, मतलब अगर एक फोर्स को आप एक्शन कह देंगे तो दूसरा वाला फोर्स ऑटोमेटिकली रिएक्शन होगा। अब मुझे ये भी बताना है, ये दोनों पार्टिकल्स फ्री हैं, फ्री टू मूव है, ये भी फ्री है और ये भी फ्री है चलने के लिए। किधर जाएंगे यार ये? पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन राइट साइड चलेगा कि लेफ्ट साइड चलेगा अगर ये फ्री है तो? कूलम्ब फोर्स जो लग रही है उसके हिसाब से राइट साइड। राइट चलेगा। राइट चलेगा। और इलेक्ट्रॉन किधर चलेगा? लेफ्ट। लेफ्ट साइड। ठीक है, दोनों पर सेम फोर्स है, लेकिन दोनों के मास तो सेम नहीं है ना। दोनों का फोर्स सेम है, दोनों का मास सेम नहीं है। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन और एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर आप कंपेयर करो तो नॉट इक्वल। हाँ, तो एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन इनफैक्ट कम होगा इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि प्रोटॉन हैवियर पार्टिकल है। तो इन द सेम टाइम इंटरवल, अगर मैं कोई एक सेम टाइम लूं, इन द सेम टाइम मान लो कोई टाइम लूं, तो किसने ज्यादा डिस्प्लेसमेंट करी होगी, प्रोटॉन ने या फिर इलेक्ट्रॉन ने? आप बताएं किसका सर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ने। इलेक्ट्रॉन ने। इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब जो कोलम्बिक फोर्स है उसका वर्क देखो, तो वर्क बाय कैपिटल एफ ऑन प्रोटॉन एंड वर्क बाय कैपिटल एफ ऑन इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या होगा, F मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोटॉन, और यहाँ पर होगा F मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। और दोनों पॉजिटिव आएंगे। पहली बात दोनों पॉजिटिव आएंगे, क्योंकि प्रोटॉन का फोर्स भी राइट साइड है, उसका डिस्प्लेसमेंट भी राइट साइड है। इलेक्ट्रॉन का फोर्स लेफ्ट है तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी लेफ्ट है। तो यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस। पहली बात तो ये हो गई। और ये बराबर भी नहीं आएंगे, क्योंकि प्रोटॉन का डिस्प्लेसमेंट कम है, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है। यानी क्या इनका कुछ आपस में रिलेशन बन रहा है कि बराबर आएंगे? बराबर भी नहीं आ रहे, और ना ही एक प्लस और एक माइनस आ रहा है। इसका मतलब है एक्शन और रिएक्शन के वर्क एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स का वर्क एक दूसरे को कैंसिल करेगा। हम लोग क्या होता है एज स्टूडेंट, हमारे मन में ये सब चीजें आने लगती हैं क्योंकि हम वर्क और फोर्स को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। हमारे मन में क्या होता है कि एक्शन और रिएक्शन इक्वल अपोजिट होते हैं, तो हमको ये लगता है, आई मीन फैक्ट नहीं है, बट आपको ऐसा लगने लगता है कि क्योंकि एक्शन रिएक्शन अपोजिट है तो उनके वर्क भी अपोजिट होंगे। और इस तरीके से सोच समझ करके आप लोग क्वेश्चन में आंसर देके बढ़ जाते हो आगे कि हाँ यार ऐसे ही होगा। बच्चा किसी घर पे बातचीत हो रही है उसको म्यूट कर दे, है ना। किसी घर पे बातचीत हो रही है, अपने कैमरे को, आप माइक को म्यूट कर लें। सर हेलो। हाँ जी सर पिछले केस में अगर टॉर्क जो है, जो फोर्स लग रहे हैं दोनों वो एक्सिस के पैरेलल लग रहे होंगे तो टॉर्क होगी क्या? नहीं, तब टॉर्क नहीं आएगी, टॉर्क नहीं आएगा। मैं देखो बच्चा, मैं फिर बोल दूं, मैं आप ये मत समझो कि मैं रोटेशनल मैकेनिक्स की डेप्थ में जा रहा हूं मैं, बट प्रॉब्लम क्या है ना कि अगर यहाँ पर मैंने वर्क का आइडिया डिस्कस नहीं किया तो रोटेशनल मैकेनिक्स में ये चैप्टर मुझे दोबारा पढ़ाना पड़ेगा फिर। ओके सर। है ना, मैं बस इसलिए बता रहा हूँ कि कंसेप्ट ना बिगड़े आपके। जैसे ये एक बहुत तगड़ा मिसकंसेप्शन है, लोगों के मन में ऐसा है, स्टूडेंट्स के मन में ये है, आपके मन में भी रहा होगा, ऐसी बात नहीं है। अभी मैंने पूछा था तो कई लोगों ने कहा था कि सर ये इक्वल तो होंगे लेकिन साइन अपोजिट नहीं होंगे, या ये सब चीजें। भाई ये जिसका म्यूट कर दो यार अपने आप को, क्या कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो घर पे, पढ़ाई कैसे होगी हमारी? तो डज वर्क बाय एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑफ अपोजिट साइन? आंसर है नो, नहीं होगा ये।
मतलब एक्शन रिएक्शन जरूरी नहीं कि एक दूसरे को कैंसिल कर दें, कर भी सकते हैं, देखो कर भी सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा नहीं होगा। तो इसका आंसर ये होगा यस दे मे बी और मे नॉट बी। मतलब अगर सही आंसर देना चाहो तो हमें नहीं पता क्या होगा, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा, मे और मे नॉट बी। सर इसका रिक्वायरिंग केस से रिलेट कर सकते हैं? कर सकते हो, रिक्वायरिंग में भी एक्शन रिएक्शन है। ठीक है, मतलब हम क्या सही है और क्या गलत है उस पे आ रहे हैं। चलिए आगे क्वेश्चन पे आते हैं बच्चा। ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको भी याद रखना है आपको। एक कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सम ऑफ फोर्सेस जीरो होगा तो सम ऑफ वर्क जीरो होगा, पहला कंसेप्ट। और दूसरा, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि एक्शन और रिएक्शन के वर्क एक दूसरे के कैंसिल कर देंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस अपोजिट होती हैं, लेकिन उनके वर्क दोनों पॉजिटिव आ सकते हैं, उनके दोनों के वर्क नेगेटिव आ सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि एक का वर्क पॉजिटिव आ जाए, एक का वर्क नेगेटिव आ जाए, सब कुछ पॉसिबल है। तो कोई भी ऐसा चीज अपने माइंड में पहले से लेकर न चलना कि इसका जीरो आंसर आने वाला है या ये, क्योंकि ये सब माइनस स्कोर करने वाले कंसेप्ट हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा आसान सा क्वेश्चन है, देखो। पार्टिकल इज मूव्ड फ्रॉम द फोर्स F इक्वल टू 3I + 4J। ये काफी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर बेसिकली आपको ये समझाना चाह रहा है कि वर्क जो है वो डॉट प्रोडक्ट मेथड से भी आता है। तो 3I कैप + 4J कैप फोर्स है, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर लिख सकते हो 2,3 से 3,0 जा रहे हो, तो एक्स एक्सिस पर 2 से 3 जा रहे हैं, यानी कि 2 से 3 जाने का मतलब +1 आई कैप, और वाई एक्सिस में 3 से 0 हो रहे हो, यानी कि -3 जे कैप। और अब आप सीधा सीधा वर्क निकालने के लिए इनका डॉट प्रोडक्ट लगाओ, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। ये भी एक लॉजिक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच डॉट प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे लिया जाता है दो वेक्टर के बीच में, ये देख लो, 3I कैप + 4J कैप, एंड इनके बीच में डॉट, और इधर I कैप -3J कैप। तो इसको मैं ज्यादा अब नहीं बताऊंगा, डॉट प्रोडक्ट किया गया है। आप आंसर बता दें क्या आएगा इसका, इसमें डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू जो निकल के आएगी। सर -9। -9 जे का, शाबाश, -9 -9 जूल, ये इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। ब्लॉक ऑफ मास m is suspended by the light thread from the elevator. Elevator is accelerating upward with the uniform acceleration, and find the work done during the first t seconds by the tension force. आगे की कहानी इंपॉर्टेंट है, कहां से, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या ले रहे हो यहाँ पर। फाइंड द वर्क डन बाय ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 सेकंड्स, बाय वर्क बाय टेंशन निकालना है आपको, ठीक है, लेकिन मेजरमेंट्स कहां से हो रही है, उसकी वर्क की मेजरमेंट कहां से की जा रही है, ऑब्जर्वर। और कहां पर है ऑब्जर्वर, लोकेटेड इन द ग्राउंड फ्रेम। चलिए, तो अब आप ये बताएं क्या क्या फोर्सेस लगेंगे, मतलब इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनेगा। फ्री बॉडी डायग्राम अगर इसमें स्मॉल m का ड्रॉ करना चाहूँ, कौन कौन से फोर्स आप दिखाओगे इसके ऊपर। टेंशन, और कौन सा, mg। ठीक है, और एक तो और mg सर दिखाएंगे। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो सर सूडो फोर्स आएंगे। ग्राउंड में कहाँ सीडो आता है यार, अरे टेंशन mg, बस दो ही तो आएंगे, यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ। सीडो नहीं आएगा, सीडो तब आएगा जब आप लेफ्ट के अंदर से देखते हैं, ठीक है। सिर्फ दो फोर्सेस, कौन कौन सी, टेंशन और mg। अब क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन के हिसाब से कहा जा रहा है कि कोई पर्सन ग्राउंड पे खड़ा है, यार हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, समवन ऑन द ग्राउंड, वो देख रहा है, मतलब जिसको आप लेफ्ट में छोड़ करके चले गए वो। तो ये जो ग्राउंड से देखा जा रहा है, ग्राउंड से, उसके हिसाब से दो ही फोर्सेस है, लेकिन क्या ये दोनों फोर्सेस बैलेंस हैं। तो जो ग्राउंड से देखेंगे तो क्या ग्राउंड से देखने पर ये मास m स्टेशनरी मास माना जाएगा या फिर ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करता हुआ मास माना जाएगा। सर एक्सेलरेट करता हूँ। एक्सेलरेट, तो इसका मतलब फोर्सेस बैलेंस तो करना नहीं है, मतलब टेंशन को mg के बराबर तो करोगे नहीं, अनबैलेंस है ये। तो हम क्या करते हैं, इसमें दोनों को डिफरेंस करके और उसको मास इनटू एक्सेलरेशन करते हो, टेंशन बराबर mg + ma। तो ये तो आपका न्यूटन लॉ वाला पार्ट हो गया, टेंशन बराबर m × g + a, बट उसके आगे का पार्ट वर्क निकालना है आपको। तो वर्क कैसे आएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड देख लो, वर्क बाय टेंशन फोर्स विल बी टेंशन फोर्स T इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा।
अब टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ है और एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ है, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, तो आगे cos 0 डिग्री। तो टेंशन फोर्स तो कैलकुलेट कर ही लिया है m इंटू ए प्लस जी का टेंशन फोर्स। अब डिस्प्लेसमेंट ut प्लस हाफ AT स्क्वायर से ut प्लस हाफ AT स्क्वायर लगाएंगे। अभी u कितना होगा तो उसके लिए यहाँ पर कहा जा रहा है फर्स्ट t सेकेंड्स, पहले t सेकेंड्स। और किसी भी एलिवेटर की जो स्टार्टिंग होती है वो हमेशा जीरो वेलोसिटी से होती है। किसी भी लिफ्ट में जब पैसेंजर से एंटर कर रहे होते हैं तो लिफ्ट रुकी होती है, स्टेशनरी लिफ्ट के अंदर सब लोग जाते हैं, तो इसका मतलब है इनिशियल वेलोसिटी 0। आगे इसका आंसर आ जाएगा। अब मैं आपसे ना इसमें एक क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा हूँ, मैं इस लाइन एक और ऐड कर रहा हूँ, एक लाइन यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, ऑल्सो फाइंड वर्क बाय टेंशन फोर्स, ऑल्सो फाइंड द वर्क बाय टेंशन फोर्स इन एलिवेटर फ्रेम। अगर कोई पर्सन एलिवेटर में है तो उसके 0 आएगा। हाँ, किस बेसिस पर बच्चे? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट सर नहीं होगा। हाँ, कि अगर कोई पर्सन लिफ्ट के अंदर हो तो क्या उसकी नजर में ये वाला मास कहीं ऊपर नीचे हो रहा है? नो सर। नहीं हो रहा है, मतलब इसकी आंखों के सामने तो वो मास जिंदगी भर वही लटका रहेगा। तो लिफ्ट के अंदर वाले पर्सन के हिसाब से वो वाला मास कहीं डिस्प्लेस नहीं हो रहा, फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पा रहा, इसलिए इसके हिसाब से जो आंसर है वो 0 है। तो क्या ये चीज कहना भी सही है कि वर्क फ्रेम का भी डिपेंडेंसी होती है कि अलग अलग फ्रेम से अलग अलग वर्क आएंगे? यस सर। यस सर। कह सकते हैं ना इस एग्जांपल के थ्रू कि आप टेंशन फोर्स का वर्क ग्राउंड से कैलकुलेट करते हो तो कुछ ना कुछ आंसर आ रहा है, और उसी टेंशन फोर्स का वर्क लिफ्ट के फ्रेम से देखते हो तो कोई वर्क नहीं आ रहा उसका। दैट मीन्स एक कंक्लूजन तो ये आ ही गया कि वर्क फ्रेम पे डिपेंड करने वाली चीज है, डिफरेंट फ्रेम से डिफरेंट वर्क आएगा। और क्या रीजन है व्हाई द वर्क डिपेंड्स ऑन द फ्रेम? अगर आप इसका असर्शन रीजनिंग चाहो तो क्या होगा कि व्हाई वर्क किसी फ्रेम में S0 हो सकता है। राइट, मतलब इसका अगर मैं ऐसे देखो, असर्शन रीजन में कभी कभी 4 ऑप्शंस भी तो आते हैं ना बच्चा। मैं स्टेटमेंट 1 बोलता हूं द वर्क बाय फोर्स डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और 2 रीजंस आपको देता हूं। रीजन नंबर 1, इन डिफरेंट फ्रेम द वैल्यू ऑफ फोर्स चेंजेस। 2, in the different frames the value of displacement changes. Second. श्योर हो आप ना सर? कॉन्फिडेंस लाइए बच्चा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आप लोग के साथ ना थोड़ा सा डरते हो इन सब चीजों में। दोनों सर दोनों हो सकता है। ओके, अगर इसमें फ्रेम के अंदर है सर तो सर T=mg हो जाएगा। अब देखो यही चीज गलत हो रही है यार। सर सेकंड होगा। हाँ सेकंड ही होगा। देखो आप लोग अभी भी चीजों को समझ नहीं पा रहे हो। एक बार बताओ, सूडो फोर्स लगने लग जाएगा जब इनर्शियल फ्रेम से देखेंगे। अच्छा एक और मैथ समझो ना, जो लॉ है ना फिजिक्स के, लॉ ऑफ फिजिक्स, वो सबके लिए एक होता है यार, सेम फॉर एवरीवन। नहीं तो वो काहे का लॉ भाई ऐसा? अरे एक बार बताइए, कहावत कही जाती है कि कानून जो होता है सबके लिए एक है। मूवीज में काफी डायलॉग सुनते हो ना आप कि कानून छोटे बड़े सबके लिए एक होता है। तो कानून मतलब क्या? वहां पे तो लॉज हैं गवर्नमेंट के, तो लॉ क्या स्पेसिफिक करोगे कि ऐसे लोगों के लिए अलग लॉ बनेगा? भाई ट्रैफिक का लॉ है तो आप चाहे बड़ा आदमी हो चाहे छोटा आदमी हो, सबके लिए एक ही लॉ है। आई मीन लॉ ऑफ फिजिक्स सबके लिए एक होता है। जब लॉ ऑफ फिजिक्स तो छोड़ दीजिए, लॉ ऑफ केमिस्ट्री, लॉ ऑफ मैथ, कुछ भी होगा सबके लिए एक होगा वो। तो लिफ्ट के अंदर बैठे हुए इंसान के लिए और जमीन पर बैठे हुए इंसान के लिए अलग अलग लॉ तो काम करेंगे नहीं। तो अलग अंदर बैठे हुए पर्सन के लिए टेंशन की वैल्यू और बाहर बैठे हुए पर्सन के लिए टेंशन की वैल्यू अलग कैसे आ सकती है? एक सिंपल सी बात सोच के देखिए ना, कोई भी लॉ पर्सन टू पर्सन कैसे वेरी कर सकता है? कि फिर तो इस क्लास में अगर 20 बच्चे 50 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 50 लॉ होनी चाहिए, क्योंकि वो तो मेरे हिसाब से डिपेंड करता है। भाई न्यूटन का लॉ अगर मेरे लिए कुछ और है, आपके लिए कुछ और है, तो फिर वो लॉ है ही नहीं एक्चुअल में। लॉ मीन्स विच इज वर्किंग फॉर, which works similarly, which works in the same way for everyone in the same conditions.
यानी कि टेंशन फोर्स दोनों तरफ से सेम आएगी आपके यहाँ। उसको लाने का तरीका अलग हो जाएगा। यस सर। तरीका अलग हो जाएगा, मतलब ये नहीं कि टेंशन mg प्लस ma नहीं आएगा, आएगा तो वो m इंटू जी प्लस ए ही, लेकिन उसका मेथड अलग होगा। मेथड क्या अलग होगा? लिफ्ट के अंदर से जाने पर, लिफ्ट के अंदर जाने पर आपको नीचे mg दिखेगा, टेंशन दिखेगा, और यहाँ स्यूडो फोर्स भी दिखेगा, और आप इनको बैलेंस करोगे, स्यूडो फोर्स नीचे की तरफ आएगा। तो ऐसा नहीं हो सकता कि टेंशन फोर्स की, मतलब ये कभी नहीं होगा यार। और स्यूडो फोर्स तो आप छोड़ दो। देखिए एक बार बताइए, ये तो आपने बड़ा अजीब सा पॉइंट बोला है, आगे आप लोग इसका मतलब और बुरी तरीके से फंसने वाले हो। एक बात बताता हूँ आपको, एक प्लस क्यू चार्ज है, उसके अंदर कुछ वेलोसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड है वहां पर। तो हमको एक फॉर्मूला होता है जिसमें फोर्स का फॉर्मूला कहते हैं क्यू वी बी, है ना, और आगे होता है साइन ऑफ थीटा करके। याद है कुछ आपको इसमें? यस सर। यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसके बगल में कोई पर्सन v स्पीड से दौड़ना चालू कर दे, इसके बगल में एक पर्सन v स्पीड से चले, तो इस पर्सन के हिसाब से चार्ज के पास क्या वेलोसिटी आई? इनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गई? 0। तो क्या इस चार्ज पे फोर्स नहीं लगेगा? लगेगा सर। तो फिर पर्सन पे थोड़ी डिपेंड कर रहा है यार, क्या कर रहे हो आप लोग भाई। एक स्प्रिंग में टेंशन फोर्स है, तो वो मेरे लिए भी उतना ही है और आपके लिए भी उतना ही है। ऐसा नहीं है कि मेरे लिए उसमें कम टेंशन है, आपके लिए ज्यादा टेंशन है। समझ पा रहे कि फोर्सेस फ्रेम पे डिपेंड नहीं करते हैं। फोर्सेस तो सबके लिए एक होते हैं, लेकिन सबकी नजर में डिस्प्लेसमेंट्स अलग अलग होते हैं। क्लियर हो गया आपका पॉइंट? यस सर। हाँ, यस। तो फोर्स विल बी सेम फॉर ऑल, बट डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियसली डिफरेंट। डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होगा। तो आपका असर्शन रीजनिंग प्रॉपर्ली स्ट्रांग होना चाहिए। इट इज डिफरेंट फॉर पर्संस। किसी के लिए डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो सकता है, किसी के लिए डिस्प्लेसमेंट कम हो सकता है, और इस वजह से ना, इसकी वजह से आप कह सकते हो कि वर्क अलग अलग फ्रेम्स में अलग अलग आएगा। भाई फोर्स जो है ना, फोर्स तो बेसिकली आप पुश और पुल के नाम से पढ़ते हो। तो मैं 50 न्यूटन से कोई चीज पुल कर रहा हूं, और कोई पर्सन आके ये कहे कि यार मेरी नजर में तो तुम खाली 10 न्यूटन लगा रहे हो, तो फिर तो कोई ऐसा भी ऑब्जर्वर आ सकता है जो कह दे कि आप 0 न्यूटन लगा रहे हो। अगर मेरा फोर्स पर्सन टू पर्सन वेरी करता, तो फिर दुनिया में कोई ऐसा भी पर्सन हो सकता है ना जो कह दे कि तुम 0 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो। अजीब नहीं लगता आपको कि आप कोई चीज खींच रहे हो और बगल में कोई आके कह दे कि यार तुम तो खींच ही नहीं रहे हो? कहां से मतलब पॉसिबल है ये चीज? तो स्यूडो फोर्स वगैरह छोड़ दो, आप कॉमन सेंस लगा लो एक। यस सर। ठीक है, चलो बच्चा नेक्स्ट देखो। एक और एग्जांपल है इसी के ऊपर, इसी कंसेप्ट के ऊपर एक और एग्जांपल है। वर्क और फ्रेम, इस कहानी के ऊपर एक एग्जांपल है। 5 किलोग्राम का बॉडी है प्लेस्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म। क्या रिजल्ट आएगा देखो आपका, जल्दी से बताना। 5 किलोग्राम बॉडी है प्लेस्ड ऑन द प्लेटफॉर्म में। तो इसको हम ऐसे मान लेते हैं, सपोज इस टाइप से कुछ प्लेटफॉर्म है, ठीक है जी, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मान लेते हैं, और इसके ऊपर कोई 5 किलोग्राम की बॉडी रखी गई है क्वेश्चन के हिसाब से। अब आप क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ करके बताओ क्या रिजल्ट आएगा। ये जो प्लेटफॉर्म है ये स्टार्ट्स मूविंग विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। प्लेटफॉर्म की एक्सेलरेशन दी जा रही है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेटफॉर्म 0.2 है। वर्क डन क्या आपने पूछा, देखो वर्क डन पूछा है, बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पूछा है, ऑन द ब्लॉक पूछा है, इन द फ्रेम फिक्स्ड विथ ग्राउंड, और 10 सेकेंड। तो मुझे अगर वर्क बाय फ्रिक्शन निकालना है ना, सुनो मेरे को निकालना क्या है, वर्क बाय फ्रिक्शन। तो मुझे वर्क निकालने के लिए 3 चीजें पता होनी चाहिए कि फ्रिक्शन कितना है ये पता होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट कितना है ये पता होना चाहिए, और कॉस ऑफ थीटा कितना है ये पता होना चाहिए। तो वर्क आ जाएगा मेरा।
क्वेश्चंस को इस तरीके से अप्रोच करने का तरीका भी होता है कि मुझे क्या क्या करना चाहिए। तो मुझे वर्क निकालना है, तो वर्क डायरेक्ट तो आता नहीं है, वर्क है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। इसका मतलब वर्क बाय फ्रिक्शन निकालने के लिए आपको तीन चीजें निकालनी है। फ्रिक्शन कितना लग रहा है ये निकालो, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ये निकालो, और कॉस थीटा कितना है ये निकालो। सर डी -500। देखते हैं बच्चा, देखते हैं, बताते हैं। अब फ्रिक्शन कैसे निकालेंगे हम, इसमें फ्रिक्शन की वैल्यू निकालेंगे कैसे? तो फ्रिक्शन की वैल्यू निकालने के लिए कौन सा फ्रेम चूज करें? क्या हम ग्राउंड फ्रेम से फ्रिक्शन निकालें या प्लेटफॉर्म की फ्रेम से फ्रिक्शन निकालें? तो पीछे का मेरा डिस्कशन ये था कि फोर्स निकालने के लिए फ्रिक्शन तो सेम ही आएगा। हाँ, कि फोर्स निकालने के लिए तो आप कोई भी फ्रेम चूज कर सकते हो। तो मैं प्लेटफॉर्म की फ्रेम से फ्रिक्शन कैलकुलेट करने जा रहा हूं, मतलब मैं अपना ऑब्जर्वर प्लेटफॉर्म पर मानूंगा, और जैसे ही आप अपना ऑब्जर्वर प्लेटफॉर्म पर मानोगे, इस पर फोर्सेस के नाम पर 5 × g वेट, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n, और क्योंकि प्लेटफॉर्म यानी कि ये पर्सन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से राइट साइड एक्सेलरेट हो रहा है, तो आपको यहाँ पर उसके अपोजिट साइड एक सीडो फोर्स भी दिखाना पड़ेगा, और सीडो फोर्स की वैल्यू दिखाओगे मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इसका 5 किलोग्राम और एक्सेलरेशन 5 न्यूटन का सीडो फोर्स, और उस सीडो फोर्स के अपोजिट पे फ्रिक्शन आएगा। अब देखना ये है कि क्या ये फ्रिक्शन सफिशिएंट है या इनसफिशिएंट है। तो सफिशिएंट और इनसफिशिएंट कैसे मालूम चलेगा? फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू चेक करेंगे। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन निकालने के लिए म्यू इंटू नॉर्मल करेंगे। नॉर्मल में म्यू इंटू नॉर्मल में म्यू की वैल्यू 0.2 और नॉर्मल m इंटू जी यानी कि 50, कितना हो जाएगा ये? 10 न्यूटन का। 10 न्यूटन का फ्रिक्शन है, मतलब फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 10 न्यूटन है, स्यूडो फोर्स है सिर्फ 5 न्यूटन का। किस टाइप का फ्रिक्शन हुआ ये, सफिशिएंट या इनसफिशिएंट? सफिशिएंट यानी स्यूडो इनसफिशिएंट है, स्यूडो इनसफिशिएंट है। इसका मतलब ये ब्लॉक स्लाइड नहीं कर पाएगा, प्लेटफॉर्म के ऊपर स्लाइड नहीं कर सकता। आई बात समझ में ये चीज? यस सर। यस सर। सो फ्रिक्शन क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन कितना लगेगा यहाँ पर? 10 न्यूटन लगेगा या 5 न्यूटन लगेगा, जब स्यूडो फोर्स सिर्फ 5 न्यूटन। 5 न्यूटन। ठीक, फ्रिक्शन कैलकुलेट हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट, तो एक पार्ट आ गया कि फ्रिक्शन आ गया 5 न्यूटन राइट साइड लग रहा है। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट। बट डिस्प्लेसमेंट के लिए पीछे ये कहा था कि डिस्प्लेसमेंट तो सबके लिए एक जैसा नहीं हो सकता ना, डिफरेंट फॉर डिफरेंट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या लेना है वो क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन में आपको जो वर्क निकालना है वो किसके फ्रेम में निकालना है? वर्क निकालना तो है, बट फ्रेम कौन सा चूज करना है आपको? ग्राउंड। तो आप डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड के हिसाब से निकालो, क्या होगा? हाफ 80 स्क्वायर से बताओ, ग्राउंड के हिसाब से हाफ। एक्सेलरेशन क्या रखेंगे? जबकि हम लोगों ने ये प्रूफ कर दिया है कि ये ब्लॉक प्लेटफॉर्म के ऊपर आगे पीछे नहीं हो रहा है, यानी प्लेटफॉर्म के साथ साथ चलेगा ही। तो कितने एक्सेलरेशन रखोगे इसका, अगर ये प्लेटफॉर्म के साथ साथ चल रहा है? और 1 और टाइम का स्क्वायर, टाइम है 10 सेकंड का, यानी 50। थीटा यहाँ 0 डिग्री है। अब बताओ वर्क कितना आएगा? फ्रिक्शन भी फॉरवर्ड है, मोशन भी फॉरवर्ड है, तो थीटा 0 हो गया। अब आप तीनों को यूज करके बताओ फ्रिक्शन का वर्क कितना आएगा? 250 प्लस 250, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। अभी देखो किसी का आंसर गलत हुआ था यहाँ पर। श्रुति तुम्हारा ही था क्या आंसर? यस सर। ये होता है इस तरीके से। क्या होता है पेपर के टाइम पर, ये तो अभी हम लोग क्लासरूम में बैठे हैं बच्चा, पेपर में ना इतना कंफ्यूजन है, इतने पॉइंट्स आपके माइंड में एक साथ चलेंगे ना, मतलब बिल्कुल पजल्ड हो जाता है माइंड वहां पर एग्जाम टाइम पर, बिल्कुल टोटल पजल्ड। सर जो ऑब्जर्वर अभी हम लोगों ने प्लेटफॉर्म पे लिया है, अगर उसको ग्राउंड पर लेके देखें तो फ्रिक्शन कैसे निकालोगे ये बताओ? ले तो लेंगे। अब आप लोगों से तो मैं ये बोल सकता हूँ कि आप लोगों को पीछे मैंने पढ़ा दिया है, इन लोगों को तो नहीं पढ़ा है, नए बच्चों को, तो इनको इनके मन में दिक्कत हो सकती है, हो सकता है इनको भी ना क्लियर हो रहा हो। लेकिन आप लोग को मैंने एक स्टेटमेंट बोला हुआ था कि हमेशा कैरियर के फ्रेम में सॉल्व करिए, न्यूटन लॉ ज्यादा आसान पड़ता है। कहा है इस चीज को? जी सर। कि अगर कोई ब्लॉक किसी और के साथ कैरी करके ले जा रहे हो, तो कैरियर को फ्रेम मानना ज्यादा फायदेमंद होता है। तो ये ब्लॉक किसके ऊपर कैरी किया जा रहा है? प्लेटफॉर्म। ये मेरी न्यूमेरिकल टिप थी कि कैरियर का फ्रेम लीजिए तो न्यूमेरिकल हमेशा आसान रहेगा आपके लिए।
यस सर, समझ। सर हाँ जी बच्चे, सर इसको हम लोग एफ वी डी टी को सीधा से भी कर सकते हैं, वैसे भी कर लो। आंसर तो वही आएगा। हाँ हाँ, मैं ठीक दो है। तीन पॉइंट्स हैं, आप समझ नहीं रहे हो। इस हालांकि देखने में ये एग्जांपल छोटा है, लेकिन ना देखो एक बात और, कुछ लोग ये भी समझते हैं कि फ्रिक्शन का वर्क माइनस में आता है ना। कईयों के माइंड में ये भी कंसेप्ट है, और आप ही में से होंगे, भले आप बोलो चाहे ना बोलो, कि फ्रिक्शन का वर्क माइनस में आता है, और ये सामने इलस्ट्रेशन है जहां पर फ्रिक्शन का वर्क प्लस में चल रहा है। दैट मीन्स वर्क बाय फ्रिक्शन कैन बी पॉजिटिव। नेगेटिव तो हो ही सकता है, बट पॉजिटिव भी हो सकता है। तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि फ्रिक्शन का वर्क हमेशा माइनस में आएगा। ये भी तीसरा मिसकंसेप्शन है आपके माइंड का। लोगों के मन में ऐसे गलत गलत चीजें बैठी पड़ी हैं। मतलब फ्रिक्शन को इतनी गंदी नजरों से देखा जाता है, मतलब पता नहीं उसकी उसकी एक ऐसी इमेज बन चुकी है आपके दिमाग में, गंदी नजर से देखते हैं लोग उसको। फ्रिक्शन अच्छा, मोशन अपोज करोगे, फ्रिक्शन नेगेटिव वर्क करोगे, मतलब उसके उसके नेगेटिव इमेज बन चुकी है पूरी। मतलब उसको एक विलेन टाइप देखा जाता है हमेशा, जबकि फ्रिक्शन कहीं कहीं पर बॉडीज को एक्सेलरेट भी करता है, फ्रिक्शन कहीं कहीं पर बॉडीज में पॉजिटिव वर्क भी कर रहा है, फिर भी आप उसके लिए इतना नेगेटिव सोचते हो। So work by friction can be positive in some cases, can be negative in some cases, and sometimes it can be zero also. Can be positive, can be negative, और जरूरत पड़ने पर जीरो भी हो सकता है। इसी क्वेश्चन में अगर पूछा जाता है कि वर्क प्लेटफॉर्म के फ्रेम पे कितना होगा, सर जीरो आएगा, तब तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। तो ये जो प्लस 250 आ रहा है, तो मैंने कहा ना वर्क बाय फ्रिक्शन कैन बी पॉजिटिव कैन बी जीरो, ये तो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि फ्रेम कौन सा चूज कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म के फ्रेम में चले जाओ, फ्रिक्शन ने कोई वर्क नहीं किया। ग्राउंड के फ्रेम में आ जाओ, फ्रिक्शन ने प्लस 250 जूल का वर्क कर दिया। तो इतनी आपको क्लैरिटी चाहिए, अपने अपने माइंड में इस लेवल की क्लैरिटी लानी पड़ेगी तुम्हें, तब जाकर के आप मतलब बिना किसी डर के और किसी भी लेवल का क्वेश्चन आ जाए तो कर सकते हो, बिना किसी डर के। मतलब इतनी जल्दी जंप ना करो न्यूमेरिकल्स के ऊपर। आप डायरेक्टली न्यूमेरिकल पे जंप करने लगते हो ना, बहुत हैबिचुअल हम लोग इसके हैं। आधे घंटे पढ़ा नहीं कि हमको न्यूमेरिकल चाहिए, फिर आधे घंटे पढ़ा आपको न्यूमेरिकल चाहिए। रॉन्ग अप्रोच है ये, टोटली रॉन्ग अप्रोच। और अगर न्यूमेरिकल लगा रहे हो तो आप उस न्यूमेरिकल से जो चीज सामने आ रही है वो भी नोट कर लो कहीं। जैसे मैंने न्यूमेरिकल ही लगाया, लेकिन मेरे न्यूमेरिकल सामने आते ही मेरे को दो बात समझ में आई कि फ्रिक्शन का वर्क पॉजिटिव में आ सकता है। दूसरा मुझे ये समझ में आ गया कि न्यूटन लॉ की इक्वेशन लगाने के लिए ऑब्जर्वर को हमेशा प्लेटफॉर्म पर लेना फायदेमंद होता है, भले आपको उसके लिए स्यूडो फोर्स दिखाना पड़े। और तीसरा, फ्रिक्शन हमेशा म्यू इंटू एन के बराबर ही नहीं होता, फ्रिक्शन म्यू इंटू एन से छोटा भी हो सकता है। ये बातें पता सबको है, देखो तुम में से सबको पता है ये बात, लेकिन क्वेश्चन आते ही पता नहीं कहाँ माइंड चला जाता है, और फिर वापस वही गलती करते हो, वापस वही मिस्टेक करने लगते हो। इसी का एक लास्ट पार्ट है, देख लो। प्रीवियस प्रॉब्लम में अगर म्यू 0.02 होता तो क्या रिजल्ट बनता है यार? म्यू अगर 0.02 होता, बताए क्या रिजल्ट बनता है यहाँ पर? बोलो भाई। मतलब ये प्लेटफॉर्म 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रहा है, ठीक है, और यहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है वो 0.02 है। अब एक बार फिर वही काम करो, ऑब्जर्वर को प्लेटफॉर्म पर लेके जाओ और इसकी फोर्सेस देखो। तो 50 नॉर्मल, स्यूडो फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन था, वो 5 × 1, और फ्रिक्शन। बट अब की बार इस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू चेक करो, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन निकालने के लिए म्यू यानी कि 0.02 मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल जस्ट 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन है, जबकि स्यूडो फोर्स 5 न्यूटन हो गया।
स्लाइड करेगा। हाँ, मतलब स्यूडो हमारा सफिशिएंट हो गया, स्लाइडिंग हो जाएगी। इसका मतलब नाउ बॉक्स विल स्लाइड ऑन द प्लेटफॉर्म। बॉक्स विल स्लाइड ऑन द प्लेटफॉर्म। लेकिन पूछा क्या है, द वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो वर्क के लिए 3 स्टेप्स हैं। तो पहले तो आप फ्रिक्शन बताएं क्या होगा, फ्रिक्शन कितना लगेगा। तो क्योंकि स्लाइडिंग हो रही है, स्लाइडिंग जब होने लगती है तो फ्रिक्शन तो अपनी मैक्सिमम वैल्यू के बराबर ही लगेगा, 1 न्यूटन। 1 न्यूटन। तो फ्रिक्शन तो 1 न्यूटन हो गया। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना किस फ्रेम में है, ग्राउंड। तो इसके लिए क्या चाहिए, हाफ एक्सेलरेशन जो ग्राउंड के हिसाब से होगा, एक्सेलरेशन इन फ्रेम ऑफ ग्राउंड, इन ग्राउंड फ्रेम इनटू टी स्क्वायर। और ग्राउंड फ्रेम की एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको चाहिए फोर्स इन द ग्राउंड फ्रेम, न्यूटन सेकंड ऑफ फोर्स इन ग्राउंड फ्रेम और डिवाइडेड बाय मास इनटू टी स्क्वायर। अब ग्राउंड फ्रेम में कितना फोर्स लगेगा ये बताओ, फोर्स इन द ग्राउंड फ्रेम कितना लगेगा, तो हाफ। क्या ग्राउंड फ्रेम से भी स्यूडो फोर्स आता है, नो सर। नहीं आएगा। तो ग्राउंड फ्रेम में तो सिर्फ फ्रिक्शन लगेगा, ग्राउंड फ्रेम से सिर्फ फ्रिक्शन लगेगा जिसकी वैल्यू 1 न्यूटन है। तो 1 न्यूटन का फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय 5 किलोग्राम का मास और टाइम 10 उसका स्क्वायर। मेरे ख्याल से ही आ जाएगा 10। तो 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट और 1 न्यूटन का फ्रिक्शन, कितना वर्क हुआ आप बताओ, दोनों सेम डायरेक्शंस में लग रहे हैं। 1 न्यूटन फ्रिक्शन हो गया और 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो गया, कितना हो गया टोटल, फोर्स इनटू 10 10 जूल। प्लस 10। फिर ये ऑप्शन है, लेकिन अब की बार प्लस 10 जूल हो गया। ये आसान क्वेश्चन नहीं है, मैं पहले बोल रहा हूँ आपसे, ये दोनों आखिरी के 2 एग्जांपल्स आसान नहीं है, समझना इसको आप इस बार अपने आप करो प्रैक्टिस में। इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। एक और रेफरेंस फ्रेम का क्वेश्चन है, लेकिन अभी आज का टाइम नहीं है हमारे पास, तो ये अगली बार डिस्कस करेंगे क्या करना है मेरे को। बट ये जो 2 एग्जांपल मैंने कराए हैं प्लेटफॉर्म वाले, ये 2 एग्जांपल्स 2 पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो न्यूटन लॉ को समझने के लिए, दूसरा वर्क और फ्रेम को समझने के लिए, तीसरा इन सब बातों से बाहर निकलने के लिए कि फ्रिक्शन का नेगेटिव वर्क आता है या फिर फोर्स अलग अलग फ्रेम से कैलकुलेट करने पर अलग अलग आएगा। ये इस टाइप की जो गलत चीजें दिमाग में बैठी हुई हैं उनको हटाओ। फोर्स आप कहीं से भी कैलकुलेट करोगे सेम आंसर आता है। हमेशा कैरियर का फ्रेम लेना फायदेमंद होता है, बाकी आप करने को तो कहीं से भी कर लो। जैसे लिफ्ट के लिए लिफ्ट का फ्रेम लेना ज्यादा आसान होता है क्योंकि लिफ्ट कैरी करती है चीजों को। प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई ब्लॉक रखा है तो प्लेटफॉर्म को फ्रेम ले लो, प्लेटफॉर्म कैरी कर रहा है उसको। ठीक है जी, पॉइंट समझ में आ गया आपको? यस सर। ठीक है, तो इसको एक क्वेश्चन कर लेना, लेकिन क्वेश्चन कर लीजिएगा, बाकी हम अगली क्लास में फिर आपको इसके आगे से पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में।